इतना अगर तुम कर लेते हो यार, ये 6 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, रियल नंबर खत्म। तुम्हें रियल नंबर अब नहीं करना, बस तुम्हें ये 6 क्वेश्चन करने, बस तुम इतना कर लेते हो भाई, ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो, ये दोनों क्वेश्चन है, मैं गारंटी लेता हूं कि दोनों के दोनों तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर छपने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। तो टोटल मिला के 12 से 13 नंबर जो है ये टेबल तुम्हें दिलवा सकता है। मतलब सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ये तुम्हें 12 नंबर अलग से बोर्ड में दिलवा सकता है। अब ये जो थ्योरम है यार, तुम ध्यान से थ्योरम को देख लो, ये थ्योरम तुम्हें बोर्ड में 5 नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। समझ लो, हम लोग यहाँ कोई फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तुम्हारा स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये सिंगल वीडियो तुम्हें मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिलवाने के इनफ है, इस बात की गारंटी है। बता रहा हूं, अगर तुमने इस तरीके से चैप्टर कर लिया, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर नहीं आ गया ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक्सपीरियंस है मेरे को। हेलो यार, इन दिस प्रेम भैया, अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने भी अपने मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी है और अब तुम्हें डर लग रहा है कि भैया प्री बोर्ड एग्जाम इतने ज्यादा करीब आ गए, स्कूल वाले प्री बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन दे देंगे भैया, हमसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे भैया, कहीं हम प्री बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया, तो आज की वीडियो यार बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे मैथ्स का स्कूल का पूरा प्री बोर्ड का पेपर लीक करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, हमने पहले पता कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, गारंटी है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं यार कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इससे पहले हाफ ईयरली एग्जाम में भी हमने क्लास 10 का मैथ्स का पेपर लीक किया था। ये वीडियो तुम देख सकते हो, इसको 1.5 लाख बच्चों ने देखा और तुम जाके इस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करना, सारे बच्चे बोल रहे हैं उनका हाफ ईयरली का पेपर डायरेक्ट इस वीडियो से डायरेक्ट मैच हो गया था। इस तरह से हम लोग प्री बोर्ड में भी चाहते हैं यार कि पूरा का पूरा प्री बोर्ड का पेपर तुम्हारा, हम प्री बोर्ड का पेपर लीक कर दें। तो पूरा का पूरा प्री बोर्ड का पेपर आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए लीक करने वाला हूं। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी पूरी टीम को पूरी 6-7 लोगों की टीम को 1 महीने का टाइम लगा है इसको लीक करने में। मतलब बहुत सारे स्कूलों से हमने पेपर इकट्ठा किया, उसके बाद हमने अरेंज किया, उसका टीचर से बात की, उसके बाद जाके हमें पता चला है कि प्री बोर्ड में तुम्हारे स्कूल में कौन सा पेपर आने वाला है। पूरे इंडिया में प्री बोर्ड में एक ही टाइप का पेपर बनता है, सारे स्कूल में अलग अलग पेपर बनता है, पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। उसके अलावा तुम्हारा स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, तुम्हारा जो प्री बोर्ड का पेपर रहेगा वो सेम रहेगा। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों बच्चों के लिए एक ही टाइप का पेपर बनता है प्री बोर्ड में, वो बोर्ड में जाके अलग अलग होता है, प्री बोर्ड में बिल्कुल सेम रहता है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का पेपर तो सेम बनेगा, तो कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा। हमें पूरा 1 महीने का टाइम लगा 6 लोगों की टीम को, उसके बाद हमें पेपर पता चला। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में तो बता दूंगा कि प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा, जितने क्वेश्चन आने वाले सब बता दूंगा। हर चैप्टर से मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, मैं गिन के तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चन दूंगा और 5 एमसीक्यू दूंगा। 10 क्वेश्चन 5 एमसीक्यू, उससे बार गारंटी है कि तुम्हारा नहीं आएगा। टोटल तुम्हारे 14 चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। 14 चैप्टर में तुम्हारा क्या, हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन, मतलब 14 चैप्टर में 140 क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया प्री बोर्ड में, तुम बिल्कुल टॉप कर जाओगे, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा भैया पे ट्रस्ट कर लेना, 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने एक इंडिया टॉपर निकाल रखा, तुम ये देख सकते हो 99.6% वाला इंडिया टॉपर इस साल मैंने निकाल रखा। समझ मेरी बात को, थोड़ा सा भैया पे ट्रस्ट कर लेना, बिल्कुल तुम्हारे पेपर में मैच हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और भी सब्जेक्ट का पेपर लीक करने वाला, तुम्हारा साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारे सब्जेक्ट के पेपर तुम्हारे आ जाएंगे इस चैनल में, प्री बोर्ड के और बोर्ड के, ठीक है। तो तुम एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये चैनल नहीं, कंटेंट नहीं, खजाना है, चैनल तुमसे मिस हो जाएगा भाई, तो सब्सक्राइब करके रख लो। मैं क्लियर बोल रहा हूं कि प्री बोर्ड तो हम पूरा लीक कर देंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, बोर्ड भी लीक कर देंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, ये तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। तुम टॉपर बनने से छूट रहे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ना भाई, कि बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए इस चैनल पे सबसे बड़ा सरप्राइज अभी तक आने वाला है। लोग ना देख के सोचते रह जाएंगे, एक बंदा बच्चों को ऐसी चीज कैसे दे सकता है जिससे सारे बच्चों के 95% नंबर आ जाए। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, पहली बार होने वाला है ये चीज। मैं तुम्हें बस इतना हिंट दे सकता हूं कि हिस्ट्री की तुमने बुक देखी, कितनी मोटी है हिस्ट्री वाली बुक, उसको हमने 5 पेजेस के अंदर खत्म कर दिया है। उस लेवल की चीज मैं देने वाला, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के लिए देने वाला हूं। मैंने ना मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें टॉपर बनाने का ठेका ले लिया है। तो बस क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना कि ये वीडियोस तुमसे मिस ना हो जाए भाई, बिल्कुल भी मिस ना हो जाए भाई। तुम्हें बिल्कुल क्लास 10 में टॉपर बनाने का ठेका ले लिया, हर वो चीज मैं कर रहा हूं। तो भाई ये चैनल तुमसे मिस ना हो जाए, भूला ना जाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। क्लियर वाले बात है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम में टोटल तुम्हारे 14 चैप्टर आने वाले हैं, सारे के सारा कंप्लीट सिलेबस तुम्हारे मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इन दोनों चैप्टर को मैंने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुम्हारा पहला इजी चैप्टर, दूसरा तुम्हारा हार्ड चैप्टर। इजी चैप्टर हार्ड चैप्टर इसलिए किया है क्योंकि जितने नंबर का तुम्हारा इजी चैप्टर आ रहा है, उतने नंबर का तुम्हारा हार्ड चैप्टर भी आ रहा है, जिसमें तुम्हारा रियल नंबर, ये तुम्हारा इजी चैप्टर एक कैटेगरी में आता है, ये टोटल तुम्हारा 6 नंबर का आता है। और ट्रायंगल तुम्हारा बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी 6 से 7 नंबर का आता है। तो तुम समझो बात को कि इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर सेम नंबर का आ रहा है, तो तुम्हें पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, पहले इजी चैप्टर कर लो, फिर हार्ड चैप्टर कर लो। इजी चैप्टर तुम करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान चलो तुम ट्रायंगल लेके बैठ गए और तुम एक क्वेश्चन बनाओगे, नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनाओगे, नहीं बनेगा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तुम पूरा डिमोटिवेट हो, छोड़ दो, बोले भैया हम नहीं पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ पा रहे, और तुम्हारी रियल नंबर लोगे, पॉलिनोमियल लोगे, तुमसे फटाफट जीरो निकलने लगे, आराम से क्वेश्चन बनने लगे। तो पहले तुम इजी चैप्टर को लोगे, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसे इजी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम बोलोगे वाह भैया मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम्हारा मोटिवेशन पूरा बढ़ जाएगा, सब खत्म कर दूंगा। तो ये मोटिवेशन हमें चाहिए, तो पहले इजी चैप्टर करना, उसका चैप्टर
कर लोगे, तुम लिख लेना, उसके बाद टिक मार देना, हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तुम इजी और हार्ड लेके चलना, मैं 1 2 3 4 5 करके चलूंगा, ठीक है। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर तुमने इस तरीके से चैप्टर कर लिया, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर नहीं आ गया ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक्सपीरियंस है मेरे को। तुम ये क्वेश्चन कर लेना, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद तुम्हें जो मैंने वो करते रहना। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, ज्यादा कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन हमारे पेपर में छपने वाले, समझ लेना। प्री बोर्ड के क्वेश्चन में तुम्हें देने वाला हूं, जो तुम्हें पेपर में नजर आ जाएंगे। जो बच्चा इस वीडियो को कर लेगा उसका पूरा काम हो जाएगा, जो बच्चा नहीं करेगा बाद में तुम पेपर आके मैच करें ना, इसी वीडियो से मैच करेंगे, उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। अगर मेरे भैया की बात मान ली होती तो प्री बोर्ड में मैं टॉप कर जाता। और प्री बोर्ड के नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। इंटरनल असेसमेंट के जो 20-20 नंबर होते हैं वो पूरे प्री बोर्ड पे डिपेंड करते हैं। प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, मेहनत कर लो भाई, बिल्कुल तुम टॉप कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं सब बता दे रहा हूं, बस तुम शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, प्री बोर्ड में सारे यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपे हुए नजर आएंगे, इस बात की गारंटी है। हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 1 2 लेके 14 तक चलेंगे, ठीक है। हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि तुम्हारा रियल नंबर तुम्हारा टोटल, रियल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो टोटल तुम्हारा प्री बोर्ड में 6 नंबर का आ रहा है, इसमें एक 3 मार्कर, मतलब तुम्हारा 3 एमसीक्यू और एक 3 मार्कर आ रहा है। अब तुम ये मत समझना कि भैया मजाक करे, 6 नंबर का बोलते 6 नंबर का आएगा, लिख के ले लो भाई। 10 साल से लगातार 6 नंबर का आ रहा है, रियल नंबर तुम्हारा 6 नंबर का ही आएगा गारंटी के साथ। उससे एक नंबर कम ना एक नंबर ज्यादा, ठीक है। 3 एमसीक्यू आएंगे और एक 3 मार्कर आएगा, क्या क्या आएगा क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है। कभी कभी इससे क्या होता है मैं क्लियर कर दे रहा हूं, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्कर, एक 3 मार्कर भी आता है, लेकिन 6 नंबर ये इंटैक्ट रहता है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बता देता हूं, क्या क्या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है, कुछ पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं, ठीक है। पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रूव दैट √2 √3 √5 इज इरेशनल। भाई साहब छप गया भाई, क्वेश्चन नहीं है, लिख के ले लो भाई कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छपने वाला, डायरेक्ट, इस बात की गारंटी है। कभी भी यार देखो, रियल नंबर से कभी भी क्वेश्चन बनेगा, ये प्रूविंग वाला इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा गारंटी के साथ। एक एलसीएम एससीएफ बनेगा, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 थ्योरम लगते हैं, क्लियर वाली बात है। तो ये क्वेश्चन तुम लिखवा के ले लो, 3 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए इससे, ठीक है। अगर इसके अलावा एक और क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि सो डेट, ये न्यू पैटर्न है क्वेश्चन, ध्यान देना, सीबीएसई की लेटेस्ट सैंपल में छपा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि सो डेट √2 -√5 इज इरेशनल। ये अलग तरीके से बनता है, a by b के इसको इक्वल टू करते हैं a by b के रेशनल अलग इरेशनल अलग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, ये भी बहुत इजी, इससे इजी पड़ेगा। तो ये दोनों तुम अच्छे से कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा एक क्वेश्चन जो 100% कंफर्म है भाई, कंपोजिट नंबर वाला। कभी भी रियल नंबर से क्वेश्चन बना भाई, कंपोजिट नंबर को घुसा ही देते हैं। क्या होता है देख लो, मैं बता रहा हूं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना 3 नंबर के साथ। सो डेट द नंबर, बच्चा देख के डर जाता है, नंबर ई दिया हुआ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ इज इंटू 13 इज अ कंपोजिट नंबर। भाई साहब छप गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, पर कर लेना अच्छे से, क्योंकि हर बार में हमने बहुत सारे स्कूलों का पेपर देखे, इसमें सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन है भाई, हर साल आ रहा है। तो ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपेगा ही छपेगा ये क्वेश्चन, गारंटी। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो है, एक और चीज, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि स्टैंडर्ड बेसिक का पेपर सेम होगा, तो पेपर का लेवल एक ही जैसा होगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 480 एंड 730 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी क्वेश्चन एकदम आएगा, ये आ जाता है इन जनरल, ठीक है। तो मत बोला भैया प्राइम फैक्टराइजेशन है, हल्का लग रहा, नहीं आएगा, ये आ जाता है, क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न का लेटेस्ट सैंपल छपा हुआ है, तो भाई कर लेना, लेटेस्ट है। देखो ध्यान दो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, इतना है इतना, किससे डिविजन रहेगा तो इसका एचसीएफ निकाल देना, काम खत्म। थोड़ा सा घुमाने के लिए है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न का। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, एक फॉर्मूला इसमें इन्वॉल्व होता है। देखो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, जो बच्चे पढ़ने वाले वही जानते होंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एबी इनटू एलसीएम ऑफ एबी। तो ये फॉर्मूला से एक तुम्हारा एमसीक्यू इन जनरल बन जाता है। अब तुम्हें कैसे बोलेगा कि इफ एचसीएफ तुम्हें दिया हुआ है किसी नंबर का 21, नंबर दोनों दिया हुआ है, ए और बी नंबर दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, अब बोलेगा एलसीएम निकाल दो, इस फॉर्मूला डाल के तुम आराम से इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन जनरल आया था, तुम कर रहे 6 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, इतना अगर तुम कर लेते हो, ये 6 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, रियल नंबर खत्म। तुम्हें रियल नंबर अब नहीं करना, बस तुम्हें ये 6 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई 6 क्वेश्चन कर लेते हो, रियल नंबर खत्म। इसके बाद थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें करा दे रहा हूं, मन होगा करना, नहीं मन होगा नहीं करना, ठीक है। लेकिन एक न्यूमेरिकल ये वाला कर लेना भाई, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तुम्हारा क्या, एक न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या आता है भैया, देखो इन अ वर्कशॉप, अब तुम्हें क्या करेगा ना कि डिवीजन करने देगा, नंबर ऑफ रूम डिवाइड करने देगा, टीचर डिवाइड करने देगा, तुम्हें बोलेगा कि इतने फल है और इतने बास्केट में डालना है, इतने टीचर है इतने रूम में डालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एचसीएफ निकालने के लिए आता है। ध्यान से देखना, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी और साइंस, इन तीन के टीचर जो तुम्हें दे दिया गया, 36 इंग्लिश के, 60 तुम्हारा हिंदी के और बाकी साइंस के। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, रूम निकालने बोलिए कि टीचर को घुसाना अलग अलग करके। अब बोला रूम, इफ ईच रूम
सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड इन ऑल बीइंग इन अ सब्जेक्ट। तो कभी भी ऐसा बोला जाए तो तुम एचसीएफ निकालना, मिनिमम नंबर ऑफ, तुम देखना कभी मिनिमम देखना तो तुम एचसीएफ निकालना। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम तो कम ही होंगे टीचर से, एक रूम में बहुत सारे टीचर जा सकते हैं। तो क्या है कि तुम एचसीएफ निकाला, तीनों का एचसीएफ निकाला, 12 आया। अब तुम्हें नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम पूछ रहा है कि कितने रूम चाहिए होंगे, तो 36 से इसको 12 को डिवाइड किया, मतलब कि तुम अलग अलग निकाल लेना कि तुम्हें हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए होंगे, तो टोटल टीचर्स है, रूम को डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा 36 से 12 को डिवाइड, यहाँ 3 आया, यहाँ कितना 5 आएगा, और यहाँ तुम्हारा कितना आएगा 12 में कितनी बार होगा 5 6 और यहाँ 7, और यहाँ 7 या 12 7, तीनों को जोड़ दोगे 3 5 7, वही वाला लिखा हुआ है 3 5 7, और तुम्हारा 15 टोटल 15 नंबर ऑफ रूम तुम्हारा आगे, इसको डिवाइड करके तुम आराम से निकाल दो। तो इस टाइप से निकला, सारे ऐसे ही निकलेंगे, मतलब जितने इस पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं ना, बास्केट वगैरह वाला सब ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, महारत हासिल हो जाएगी रियल नंबर में, ठीक है। इसके अलावा एक तुम्हारा असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है कि 5n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, तो ये तुम कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम्हें बोलेगा कि 5n कैन नेवर एंड विद 0, सही बात है, ए नंबर एंड्स विद 0 मस्ट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5, तो ये तुम्हारा सही है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं। ये तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा चीज रैशनल है, कौन सा चीज इरेशनल है। तो कभी भी किसी चीज में तुम्हें रूट मिल जाएगा, वो समझ लेना वो इरेशनल है, ठीक है। और किसी भी चीज में अगर रूट नहीं हो, अगर तुम्हें लिखा हुआ 1 पूर्णांक 1/2 कुछ भी हो, कोई भी नंबर लिखा हो, अगर रूट नहीं है तो वो रैशनल है, और जहां रूट लग गया, कहीं से भी रूट लगा, वो इरेशनल है, समझ लेना एक चीज, रैशनल इरेशनल में इस टाइप का असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आता है। क्लियर वाली बात है, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। उसके अलावा एक और चीज तुम देख लो, अभी न्यू पैटर्न क्वेश्चन एक्सपोनेंट करके आता है। एक्सपोनेंट क्या, कभी भी कोई नंबर है तो उसके पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, जैसे 3 है तो 3 इसका एक्सपोनेंट है। अब बोल रहा है कि 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, तो तुम्हें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अब बोलोगे 3 का एक्सपोनेंट तुम देखोगे 4 बार निकलेगा, तो तुम निकालोगे 3 की पावर 4 आएगा वैसे, तो एक्सपोनेंट तो निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और देखो, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बच्चा घूमता है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आ सकता है। ध्यान से देखना, बिल्कुल तुम कर लोगे ना भाई, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तुम्हारा दिया हुआ कि इफ ए दिया हुआ कोई नंबर, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है एलसीएम इतना है, उसका देन एक्स की वैल्यू निकालो, तो अब तुम एलसीएम के बराबर कर दोगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे, तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करो। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, हर बार प्री बोर्ड में आता है, ध्यान से देखना। अभी तुम्हें 2 नंबर दिए, ए दे दिया गया और बी दे दिया गया, अब बोल रहा है कि इसका एचसीएफ निकाल दो। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुम जैसे 12 का फैक्टर करते हो, यहाँ क्या करें, सीबीएसई वालों का काम है कंफ्यूज करना, तो उन्होंने नंबर हटा के वेरिएबल लगा दिया। तो क्या वेरिएबल से हम डरेंगे? नहीं डरेंगे। ए की वैल्यू क्या दी हुई है? ए की वैल्यू दी हुई है ये एक्स के क्यूब और वाई का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। बी की वैल्यू क्या दी हुई तुम्हारी? बी की दी हुई एक्स वाई क्यूब, मैं समझा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए वाई क्यूब। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि तुम्हारा सबसे जो कॉमन रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है और वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स वाई स्क्वायर तुम्हारा ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। बी नंबर तुम सही हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना, इतना तुम कर लोगे, रियल नंबर में तुम्हारे महारत हासिल हो गई, तुम्हें तुम्हारा क्लास का टॉपर पीछे तुम आ गए, इससे बाहर नहीं आ सकता। प्रेम भैया मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम इतने क्वेश्चन करो, कितने क्वेश्चन दिए? 11 क्वेश्चन दिए भाई, इतना कर लोगे ना भाई, मेरे मारे कर लो, सारे चैप्टर में कर लो, जितने चैप्टर दे रहा हूं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे तुम्हारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भैया क्या क्या आएगा? पॉलिनोमियल में देखो चीजें थोड़ी कम आती है, एक आध क्वेश्चन आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है। देखो भाई हम 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लगता है बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, गिने चुने 1-2 क्वेश्चन है। टीचर तुम्हें कभी ये बात नहीं बताएंगे, गिन चुन के कुछ क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल में आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। तुम्हें लगता है बहुत क्वेश्चन है, नहीं कम क्वेश्चन है भाई, हम टीचर है, हम जानते हैं। कुछ क्वेश्चन है मैं क्लियर बता दे रहा हूं, वही आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल में टोटल 4 नंबर का आएगा, इसमें एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क आएगा। क्लियर वाली बात है। अब प्री बोर्ड में क्या आता है, ध्यान से देखना। प्री बोर्ड और बोर्ड में देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से, जीरोस निकालने आएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² 7x + 10, उस पॉलिनोमियल चेंज भी कर सकता है। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। भाई साहब छप गया पहला क्वेश्चन ये, और ये दोनों क्वेश्चन है। मैं गारंटी लेता हूं यार कि दोनों के दोनों तुम्हारे पेपर में छपने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। ये दोनों क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल से। अगर तुम कुछ मत करना, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, मैं इतना बोल सकता हूं, दोनों छपेंगे गारंटी के साथ, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तुम्हें जीरोस निकालने आएगा, ये दोनों फॉर्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यार इसका एक नॉर्मल फॉर्म रहता है पॉलिनोमियल का, तुम्हें पता है। तो ये तुम्हें जीरो निकालने पहले का। दूसरा तुम्हें बोलेगा यार फाइंड द, पहले तो बोला जीरो निकालो, अब बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही खोज दो भाई। अब बोला हम जीरो तुम्हें दे रहे हैं, पॉलिनोमियल खोज दो। पहले पॉलिनोमियल दिया था, बोला था इसके जीरो निकाल दो, अब बोल रहा है कि हम जीरो दे रहे हैं, पॉलिनोमियल खोज दो। तो इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। पॉलिनोमियल खोजने बोल रहा था, अब तुम इस फॉर्म में डाल के आराम से इससे निकाल सकते हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, आराम से तुम गूगल से भी आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे। तीसरा एक क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा वाला, ये जो कलुआ कलर का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है भाई, ये तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन मतलब इससे बाहर ये देते नहीं है, अल्फा बीटा वाला एक दे देते हैं, इसमें मैं बता दे रहा हूं क्या है।
बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, अब बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा और उसी फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा, तो अल्फा बीटा वाला ये फॉर्मूला लगेगा। उसके अलावा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स मतलब कि 1 बाय अल्फा और प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी, तो पहले अल्फा बीटा तुम निकाल लोगे और उसके बाद तुम्हारा ये वाली इन दोनों की वैल्यू, पहले अल्फा बीटा इसकी जीरोस निकालोगे, अल्फा बीटा होगा और बाकी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये तुम्हारा एक ग्राफ रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लेना, बाकी तुम सारे कर लोगे। अब बोलता है कि कोई ग्राफ दे दिया जाएगा तुम्हें, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बोलेगा भैया इसमें कितने जीरो ये बता दो, तो तुम एक बात ध्यान रख लेना, कोई भी ग्राफ जो है, एक ग्राफ है इसका, तो जो ग्राफ जितनी बार एक्स को काट रहा होगा उतने उसमें जीरो होंगे, वाई से हमें कोई मतलब नहीं, वाई एक्सिस से कोई मतलब, जितनी बार एक्स को काट रहा होगा उतने जीरो होंगे। जैसे तुम इस चीज से याद रख सकते हो कि एक्स का काम होता है काटना, जो लड़के को काटा होगा वो समझ रहे होंगे, तो एक्स को जितनी बार काटेगा उतने जीरो। ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है एक्स को, एक ही बार काट रहा है, इसमें एक जीरो। कोई ग्राफ ऐसे तुम्हें दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, अब ये कितनी बार काट रहा है, तो एक बार एक्स को यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, मतलब इसमें 3 जीरो होंगे। तो जैसा भी ग्राफ दे दिया जाए, जिन जनरल ऐसे ग्राफ देता है, ऐसा ही वाला ग्राफ देता है, ठीक है, तो जितनी बार एक्स को काटेगा उतने जीरो होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, काम खत्म है, पॉलिनोमियल का काम खत्म है। बस तुम इतना कर लेते हो भाई, ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो, ये दोनों क्वेश्चन है, मैं गारंटी लेता हूं कि दोनों के दोनों तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर छपने वाले हैं, मतलब गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारा छपेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एमसीक्यू भी आएगा, वो भी बात कर लेते हैं भाई। एमसीक्यू कैसे आता है, पहले क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन कि जीरो का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालो, तो वही तुम्हारा वही रिलेशन में अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन लगा के निकाल लोगे आराम से, क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर देखो, अब जिसमें जीरो खोने बोल रहा है, थोड़ा सा ये भी सब दोनों सैंपल पेपर क्वेश्चन है भाई, कर लेना, इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न का, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, सैंपल छपा हुआ इस बार आएगा प्री बोर्ड में। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है तुम्हारा पॉलिनोमियल से, जो तुम्हारा एमसीक्यू आता है, ये आता है कि किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरो दे दिए जाएंगे, अब बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस। अब तुम बोलोगे यार -2 और 5 तो एक ही पॉलिनोमियल का जीरो होगा, गलत हो जाओगे, -2 और 5 तो बहुत सारे पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। हम तो बोलेंगे भाई इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी मैंने तो याद रख लेना, ये रट लेना कि कभी भी जीरोस के बारे में पूछेगा तुम बोल देना इन्फिनिटली मैंने, ये हर बार आता है, ये एकदम पकड़ा पड़ा है क्वेश्चन, क्लियर वाली बात है, जो मैं जानता हूं, तुम तो अभी 10th में, मैं 6 साल से देख रहा हूं चीजों को, इसलिए बोलता हूं एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब एक और तुम्हारा रहेगा कि अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, अब जीरोस दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोजने बोला, तो इस टाइप के एमसीक्यू बनते हैं, पॉलिनोमियल में तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो गया, तुम आगे हो गए, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सारी चीजें तुम कर लोगे भाई, तुम्हारे क्लास के टॉपर को ये सारी चीजें नहीं पता होगी, क्लियर वाली बात है, मतलब इससे बाहर नहीं आ सकता, गारंटी के साथ। ठीक है, हम लोग आते हैं तीसरे चैप्टर जो है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में क्या क्या आएगा भैया, ध्यान से देख लेना। लीनियर इक्वेशन तुम्हारे 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्कर और एक एमसीक्यू। कभी कभी क्या होता है 3 मार्कर 5 मार्कर में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना ये चीज को, तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पता चली है इसमें। पहले चीज, इसमें कभी भी क्वेश्चन बनता है, पहले तुम्हारा एक कोच ऑफ क्रिकेट वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा क्या है 3 नंबर का आता है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 टीचर दे देता है, गारंटी का साल मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने बच्चों को ये सारी चीजें बताई है पिछले 4-5 सालों में, और वो पेपर में आए हैं, तो पहला ये क्वेश्चन तुम दे रहे हो, दूसरा तुम्हारे लीडिंग लाइब्रेरी करके क्वेश्चन टीचर्स का बहुत फेवरेट रहता है, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, ये कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, एक देखो सम ऑफ डिजिट नंबर, ये तुम्हारा इसका बनाने का पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो ये एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी का, तो कहीं लिखा होगा, देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 10 में, तो ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई कर लेना, कोई तुम्हें ये बात नहीं बताएगा, ये 3 क्वेश्चन तुम कर लोगे तुम बिल्कुल सेफ हो, ये चैप्टर तुम करने जा सकते हो, मैं क्लियर बता रहा हूं, इससे बाहर इसमें आने के चांसेस कम रहते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेन है। अब इसके बाद क्या क्या आ सकते हैं मैं क्लियर बता दे रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, पहले देख लो, लीनियर इक्वेशन की जब भी बात आती है भाई, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये 3 क्वेश्चन कर लेते हो, इससे बाहर लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा, गारंटी के साथ मैं बता सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाहर क्या आ सकता है, अभी एक लेटेस्ट सैंपल में क्वेश्चन छपा हो, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये क्रिकेट टेस्ट वाला, तो पहले ही वाला जैसा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ये तुम करो लेटेस्ट सैंपल पर। उसके अलावा तुम्हारा ग्राफिकली फाइंड करने आएगा तुम्हें, अब तुम्हें सीबीएसई क्या करता है, पागल बनाता है, तुम्हें ग्राफ दे देगा, बच्चा डर जाएगा कि बच्चा ग्राफ से बनाता नहीं, ग्राफ तुम्हें दे दिया जाएगा, बोलेगा दोनों का ग्राफिकली सोल्यूशन निकाल दो, ये तुम्हें निकालना इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालोगे बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये पहले वाले न्यूमेरिकल का आंसर ग्राफिकली निकालने के लिए तुम्हें क्या करना, 2 पॉइंट ले लेना है, पहला तुम्हें क्या करना 0, अब यहां 3 करके सीबीएसई वाले ने प्लॉटिंग की, मैं वही आंसर दिया हुआ है, तो क्या करना 2 लेके प्लॉट करना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से तुम्हें पुट करना है, तो 2 पॉइंट पुट करके इसमें भी 2 ही करना, 3 वैल्यू नहीं लेना, 2 लेना, और उसके बाद पुट करके तुम्हें ग्राफ प्लॉट कर देना है, ग्राफ में प्लॉट कर देना, जैसे प्लॉटिंग करके ग्राफ में लाइन पार के प्लॉट कर, इस तरीके से प्लॉटिंग तुम्हारी होगी। कोई भी इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, वाई की वैल्यू 3 पुट किया, समझे, ये वाला लाइन मत लेना, ये दोनों से ऐसे पुट करना, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी, इस तरीके से बॉक्स बनाओ, तुम्हें प्लॉटिंग करनी आती है, इस तरीके से तुम्हें ग्राफिकल मैटर तुम कर रहे हो, तुम्हें कभी नहीं बोलेगा भाई कि एलिमिनेशन सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर, नहीं, ग्राफिकल मैटर सीबीएसई वाले पागल बनाने का काम है उनका, वो चाहते हैं कि तुम्हारे नंबर किसी तरीके से कटे, मैं तुम्हारे नंबर कटने दूंगा नहीं, ठीक है, तो हर बार यही करते हैं, ग्राफिकल मेथड से एक दे रहे थे तुम्हें, तो ये तुम पकड़ के रखना, समझ के रखना, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से बना लेना, चांसेस यही ट्राई करना कि न्यूमेरिकल बनाना और करके ये दिया हुआ रहेगा, तो इससे पंगा जल्दी मत लेना, ठीक है, और लेना पड़ जाए तो ग्राफिकल मेथड से बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा फिर से वही स्टैंडर्ड के पेपर में, तो एक तुम्हारा न्यूमेरिकल
फिर बोल ग्राफिकल मेथड से बना, अब बोल रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी खोज दो। ठीक है, एक तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी तुम कर लेना कि mx प्लस सी वाला एक क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये mx प्लस सी 12th का फैक्टर होता है, मतलब 12 का कॉन्सेप्ट है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 आ दिया हो, तो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का रट लेना, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आता है। अब यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के सैंपल में छपा हुआ है, तो एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर मैंने दे दिया, ये तुम कर ही लोगे, एज वाला न्यूमेरिकल है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, यहाँ भी ग्राफिकली सॉल्व करने दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालने दिया। जब तुम यहाँ करोगे तो जब लाइन पाड़ोगे तो देखोगे ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तुम आराम से निकाल लोगे, तुम्हें पता ही कितने कितने वैल्यूज, तो ये तुम्हारा इस तरीके से निकल जाएगा। थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने दे दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कभी कभी तुम्हारा, इससे पहले सीबीएसई वाले इसको बहुत तवज्जो देते थे, अब इसकी वैल्यू गिर गई है। अभी के जो तो लेटेस्ट पैटर्न है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इससे क्या क्या चीज आएगा मैंने बता दी। एक एमसीक्यू आएगा, एक 3 मार्क का या 5 मार्क का आता है। एमसीक्यू में क्या क्या आएगा ध्यान से देखना। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। भाई साहब छप गया। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, वन और इन्फिनिटली सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, नो सोल्यूशन होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, दो लीनियर इक्वेशन है, अब इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अब a1 b1 के फॉर्म में इसको क्या करना, तुम्हें डिवाइड करना। अब तुम्हारा देखो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। अब a1 बाई a2 क्या होगा, इसका a1 बाई a2 क्या होगा, इसका ये है, इसका ये है, तो a1 बाई a2 बाई 3 बाई 2 होगा। और b1 बाई b2 क्या होगा, इसका 3 बाई 2 होगा, तो इक्वल टू है, तो मतलब ये तुम आगे जाओगे। अब इसका c1 बाई c2 क्या होगा, अब इसको माइनस में ले आओगे, इधर करोगे तो -15 बाय -10, तो इसका ये भी 3/2 होगा, 3/2। ध्यान से देखना, अब यहां पर तीनों बराबर है, तो मतलब ये कॉनकाइड लाइन से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, एक के ऊपर एक चढ़ी, मतलब हर जगह से काट रही है। देखो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एक बार काट रही होगी, ठीक है, तो एक जीरो होगा उसमें, तो एग्जैक्ट एक सोल्यूशन होगा। एक ही बार काट रहा है तो एक ही सोल्यूशन होगा, जहां काटती है उसी को सोल्यूशन। कोई भी लाइन जब कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है उसको सोल्यूशन बोलते हैं, तो इसका एक सोल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है पहला केस बनेगा। ये केस नंबर 1 है। ये केस नंबर 2 तुम्हारा क्या है, इस पर ध्यान मत दो, यहां पे ध्यान देना, इधर ध्यान मत देना। केस नंबर 2 तुम्हारा क्या है कि तीनों बराबर हो भाई, तो तीनों बराबर रहने का मतलब क्या, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई 2, तो मतलब हर जगह से काट रही, सटी हुई तो भाई हर जगह से काट रही होगी, तो हर जगह से काट रही है। तीसरा केस तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हर जगह से काट रही है, जैसे इसमें हर जगह से काट रही है। तीसरा केस बनता है पहला लाइन का कि a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि पहला मतलब कि काट नहीं रही है अलग अलग लाइन से, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा जब तक काटेंगे नहीं। सॉल्यूशन कहां से बनेगा, तो ये चीज तुम्हें पूछता है घुमा घुमा, तो तुम समझ लेंगे मैंने कॉन्सेप्ट ही बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है, सिस्टम लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एल एंड एम इज, तो ये तुम्हारा कुछ है। अब एल एंड एम कौन सा बना रहा है, तो कंसिस्टेंट बना रहा है, यूनिक सोल्यूशन बना तुम लिख दोगे। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछता है कई बार, तो वैल्यू ऑफ के निकालने आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी कोई इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगी। कहां गया, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन है, तो ये वाला तुम्हारा लग जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लगा के आराम से वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये भी तुम आराम से कर ही लोगे, नॉट पहला इस टाइप से एमसीक्यू आते हैं। उसके अलावा तुम्हारा क्या, इस टाइप का एक और लेटेस्ट पैटर्न का एमसीक्यू x - y वैल्यू निकालने के लिए आया। उसके अलावा अब इसमें एक तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आएगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 215 एंड एचसीएफ इज इतना, पॉसिबल नंबर पूछ रहा था। अब इसको तुम आंसर देख सकते हो, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन देख के तो लगता है कि इसका है, तुम्हारा रियल नंबर का, पर लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया, ये तुम्हारा आंसर है। तो इतना तुम कह लो कि लीनियर इक्वेशन है, तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे और तुम आगे हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी। इससे बाहर कुछ नहीं है, क्लियर वाली बात है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 4, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर में तुम एक चीज समझ लेना, इससे जब भी क्वेश्चन आएगा, एक 5 नंबर का तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, एक चीज तुम दिमाग में डाल लेना, अच्छे से डाल लेना। कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस, तुम सोचोगे भैया इस चैप्टर से क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी नाम आएगा, एक 5 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मैं जो भी क्वेश्चन तुम्हें यहां दिखाऊंगा, इसके सॉल्यूशन दे दूंगा, और इसके सॉल्यूशन नहीं दिए भाई, तुम गूगल से वॉइस सर्च करके आराम से निकाल लेना, जो बताऊंगा वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। क्लियर वाली बात है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुम्हारा 6 नंबर का टोटल आएगा, एक 5 नंबर लिखवा लो, इससे हमेशा आता है, सीबीएसई से 10 साल से आ रहा है। उसके अलावा एक प्यारा सा एमसीक्यू इससे आता है। पहले 5 नंबर वाला क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पहला क्या है, ट्रेन ट्रेवल्स। भाई साहब देख लेना, ये ट्रेंड है भाई साहब, छप गया डायरेक्ट छपेगा तुम्हारे पेपर में, इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन तुम देख लो भाई, प्री बोर्ड का पेपर तुम्हारे डायरेक्ट छपने वाला है, इस बात की गारंटी है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पहले मैं बता रहा हूं, 2 पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन टेबल वाला 2 टाइप से बता रहा हूं। एक पहला टाइप ये वाला हो गया, तुम्हारे सैंपल में छपा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, जो तुम्हारा इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। यहां अरेंज करना इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें अरेंज करके इक्वेशन कैसे बनाना, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम कर लेना, इस टाइपोलॉजी का क्वेश्चन कर लेना। एक और तुम्हारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ये एक और तुम्हारा इस टाइप का ट्रेन टेबल का, ये भी एनसीईआरटी है, एक एनसीईआरटी का, एक एनसीईआरटी एग्जांपल का, तो सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ, तो गारंटी के
आएगा ही आएगा। पीवाईक्यू में भी सारे दिए हुए क्वेश्चन। क्लियर वाली बात है, तुम अच्छे से बिल्कुल कर लेना। ट्रेन ट्रेवलर एक और क्वेश्चन, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन तुम कर लेना। हमेशा तुम्हें ट्रेन कवर डिस्टेंस, ट्रेन ट्रेवल आ जाएगा। पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रहा था, अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कम कर दिया गया, सिलेबस से वो बाहर कर दिया गया। अभी भी जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो ये तुम्हारा ट्रेन ट्रेवलर क्वेश्चन गारंटी है कि एकदम आएगा, ठीक है, एकदम तुम देख लेना, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और लेटेस्ट सैंपल छपाओ, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा आ सकता है और लगा के, ये तुम कर लेना, लेटेस्ट सैंपल छपाओ, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी से क्या क्या आता है मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एनसीईआरटी से दो क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, एक पोल वाला क्वेश्चन, पोल वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ही दिया, एग्जांपल नंबर 8 है। और उसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री, भाई साहब छप गया, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ये एनसीईआरटी से जनरली आते हैं। जो एनसीईआरटी से आते हैं मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन एकदम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। इस पे वही फोकस कर देखो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दूसरा टीचर क्या रहेगा सारी चीजें बताएगा, मैं वो बता रहा हूं भाई से न्यूमेरिकल आता है, कौन सा न्यूमेरिकल आता है वो सीधा बता दे रहा हूं, काम खत्म है भाई। तो इससे बेस्ट तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, क्लियर वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, ये एज रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, तो ये भी तुम कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या, अब एक चीज तुम ध्यान दो, सीबीएसई वालों ने इस साल एक नए पैटर्न का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया तुम्हें पागल बनाने के लिए। तुम्हें क्या बोलते हैं, इससे एक जो एमसीक्यू की मैं बात कर रहा था वही एमसीक्यू तुम्हारा यही आएगा, तुम्हें स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में आएगा। ये सैंपल में छपा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे दिमाग में क्या आता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी चीज नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इक्वल टू 0, इसी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना भैया। तो यहाँ पर जब एक्स क्यू तुम देखते हो बोलते नॉट क्वाड्रेटिक, मतलब यही वाला होगा, यही तुम पागल बन जाते हो। जब इसको तुम बराबर करोगे तो ये एक्स क्यूब कट जाएगा। समझ रहे बात को, तुम्हें क्या करना है, ये अलग से करके देख लेना है। ये वाला तुम समझ लेना, कहीं क्यूब लिखा हो तुम समझना फंसाने के लिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा, ये क्यूब क्यूब कट जाता है। तो ये तुम ध्यान देना, ये वाला तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। यहां पर भी ऐसे ही एक्स क्यूब एक जगह दिया हुआ, बच्चा यहीं पर टिक मार देगा, पागल बन के नहीं करना वो काम। क्यूब देखना, समझ जाना, ये तो होगा ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यूब में हम तो बोलते हैं ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं फिर, लेकिन नहीं यहाँ कट जाता है, ये बराबर दिया हुआ ना यहाँ पर तो कट जाता है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा होता है, एक बार तुम करके देख लेना, ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, आ रहा है लेटेस्ट पैटर्न में, ठीक है, ध्यान रखना। अब तुम्हारा क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ऑफ द, भाई साहब छप गया डायरेक्ट। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इन जनरल छप जाता है पेपर में गारंटी के साथ। अब न्यूमेरिकल नहीं छपेगा, चांस रहते हैं 5% इसके छपने के, ठीक है। ऐसे तो न्यूमेरिकल तुम्हारा छपता है, एक नंबर का भी आ सकता है, ध्यान देना। अब इसमें तुम्हारा क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात होती है। नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं भैया, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है कि टू डिस्टिंग अलग अलग रियल रूट, टू डिस्टिंग रियल रूट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जब तुम्हारा निकलता है, कोई भी इक्वेशन है तो उसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकलता है, abc होता है किसी भी इक्वेशन का, तुम्हें पता होगा। अब जब टू डिस्टिंग रूट का मतलब अलग अलग, एक 2 है तो एक 3 है, तो तुम्हारा टू डिस्टिंग रियल रूट रहता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो तुम्हारा रहता है ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है। तो ये पहला केस तुम्हारा बन गया। दूसरा केस क्या है कि इक्वल रूट, दोनों रूट अलग एक ही जैसा रहता है, मतलब एक 2 है तो अगला भी 2 ही होगा, ठीक है। तो कैसे लिखा गया यार, एक 2 है तो अगला भी 2 ही होगा, ठीक है। दोनों रूट बराबर रहेंगे, तब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इज इक्वल टू 0 रहेगा। और एक और केस बनता है जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इन नो रियल रूट, तो कोई रियल रूट रहेंगे ही नहीं, उस समय b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 रहता है। ये केस में नहीं है, मतलब ये तुम्हारे कोर्स में नहीं, तो यही दोनों तुम्हारे कोर्स में, तो ये तुम्हें करना। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ध्यान देना, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट हैव इक्वल रूट। अब इक्वल रूट है तो हमें तो ये चीज पता चल गई कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे और आंसर तुम निकालो, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट करके k की वैल्यू निकालोगे, इसी तरीके से यहां भी करोगे, ठीक है। अब बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। अब नेचर ऑफ रूट तो तुम ऐसे, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac को तुम देख के बता दोगे कि डिस्टिंक्ट रूट है कि इक्वल रूट है, तो यही तुम्हारा नेचर ऑफ रूट रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स में बहुत आगे तक पढ़ाई कर रखी है भाई, 10th में तो 94 ही रखे हैं, 11th 12th में मैथमेटिक्स मैंने लेके पढ़ाई कर रखी है, उसमें भी 90 नंबर 4 रखे, बहुत आगे तक मैंने जेई लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ा, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ओवरलोड हो रहा है एक्सपीरियंस, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन, तो ये वाला चांसेस कम रहते हैं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, रियल सॉल्यूशन नहीं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 होगा, तो ये वाला रहता कम है, लेकिन एक दे दिया भाई, कर लेना क्योंकि एक बार सैंपल पेपर में छप गया था ये। उसके अलावा तुम्हारा फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट पूरा बोरा की रूट्स कैसा है, तो तुम्हारा रियल और इक्वल है, तो निकाल के बाद पता चल जाएगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा क्या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये थोड़ा सा देखो, ये सबके सैंपल छपा हुआ है, ये साइन वाला क्वेश्चन दिए, तुम अच्छे से कर लेना, इसमें तुम्हें थोड़ी महारत हासिल होनी चाहिए। जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका साइन कैसा हो, तो साइन वगैरह चेंज करने तुम्हें आना चाहिए, कौन सा बड़ा हो कौन सा छोटा हो, तो ये मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, हर बार आता है, ये जनरली बोर्ड के लोगों वालों का फेवरेट है, तो ये तुम्हारा आएगा एमसीक्यू, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या क्या आएगा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तुम्हारा 6 नंबर का आएगा, इसमें एक मार्कर का एमसीक्यू, एक 2 मार्क का, एक 4 मार्क का। अब इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है भैया, यही बोलते हैं, तुम्हें एक स्टोरी टाइप की दे दी जाएगी, इन क्लास वगैरह वगैरह तुम्हें बोलेगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब इसको तुम्हें निकालना कैसे, ध्यान से देखना। इसमें अगर महारत हासिल करनी है इस चैप्टर में, 3 फॉर्मूला में महारत हासिल करो। पहला तुम्हारा सम का फॉर्मूला, किसी भी चीज का सम, तो सम इज इक्वल टू क्या है, n/2 2a + n - 1 × d, पहला सम का
फॉर्मूला है, महारत हासिल कर लो। किसी भी चीज का सम, जैसे टर्म का सम होता है, ठीक है, ये 10 टर्म है तो 10 टर्म का सम कितना होता है, ठीक है, उसको एस से रिप्रेजेंट, उसके अलावा nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, बहुत कोई t से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके अलावा nth टर्म ऐसे भी निकलता है, a3 निकालना तो a प्लस 2d कर दिया, a4 निकालना है, जैसे कि a4 निकालना है तुम्हें, 4 टर्म निकालना है, तो ये क्या करते हैं, ए पहला टर्म जोड़ते हैं और उसके प्लस इंटू 3d कर देते हैं, इस टाइप से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है a2 माइनस a1, पीछे वाले टर्म को आगे से माइनस कर देते हैं, a3 माइनस a2, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला है तुम्हारे, इससे अगर 3 फॉर्मूला में अगर तुमने लगाने सीख लिया, महारत हासिल होगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा है गारंटी के साथ। क्या कैसे रखता है भैया, ध्यान देना। अब तुम्हें ऊपर दे दिया जाएगा, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दीजिए, एक स्टोरी दे दीजिए कि तुम्हें डरा निकला। अब मेन क्वेश्चन जो तुम्हारा यहां से पूछता है, लेटेस्ट सैंपल छपा हुआ, ध्यान से देखना। अब तुम्हें बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, कर दोनों को जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि अब फाइंड द 34th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय रोशन। अब तुम्हारा 2 बच्चों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक इसका है एक रोशन का, तो रोशन वाला ये है, तो इसका a34 निकाल देना है, 34। तो a34 कैसे निकालोगे, a34 क्या निकालोगे, a प्लस 33d लिख सकते हो, 33d भी लिख के निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूला से भी तुम निकाल सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही वाली बात हो जाएगी, वो तुम्हारा हो गया। तीसरा तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म रिटन बाय आर्यन। तो अब आर्यन वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a10 निकाल देना, s10 निकाल देना, सॉरी s10 निकाल देना, तो सम निकाल देना, s10 निकल जाएगा, s10, तो ये सम निकल जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वाला फॉर्मूला। यही 3 फॉर्मूला तुम्हें घुमाते रहेंगे और इनके पास है भी नहीं देने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके अलावा ये अब इससे छेड़खानी मत करना, कभी भी क्या होता है ना, तीन ऑप्शन दे रहे, तीसरे से जो नीचे वाला रहता है इससे छेड़खानी करने का ट्राई मत करना, ये है तो है मुश्किल थोड़ा सा रहता है। अब बोला विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल बी ऑफ सेम वैल्यू, तो अब n की वैल्यू को लेकर इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर तुम देखो n की वैल्यू को लेकर इक्वल, बच्चा कंफ्यूज होता है एक बार में, तुम्हें लग रहा होगा आसान भी मैंने बताया, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है। पहले 3 पर ही छेड़खानी करना, ये 5 नंबर का 4 नंबर का तुम्हारा बनेगा केस स्टडी, ठीक है, पहला वाला 1 नंबर का, दूसरा वाला 1 नंबर का, तीसरा वाला 2 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना। हम आगे बढ़ेंगे। फिर अब कुछ ये क्वेश्चन जनरेट कैसे होते हैं, बहुत सारे स्कूलों में ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा कर दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन बना है एनसीईआरटी बना, अब यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 16 में टीवी मैन्युफैक्चरर वाला क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन है, ये केस स्टडी वाला, तो ये बिल्कुल तुम अच्छे से कर लेना। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन पूछ रहा था कितना है, तो मैं पूछ रहा है पहला ईयर A1 पूछ रहा है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, तो टोटल प्रोडक्शन तुम्हें पूछ रहा है, तो S7 पूछ रहा है यहाँ पर। उसके अलावा प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो यहाँ A10 पूछ रहा है, तो बस बहुत आराम से तुम निकालोगे। उसके अलावा तुम्हारा फ्लावर बेड वाला भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या, जब भी इससे आएगा भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का ध्यान रखना। कभी कभी प्री बोर्ड में क्या करता है, एक लॉग वाला क्वेश्चन दे, ये एनसीईआरटी का लॉग वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। कोई तुम्हें ये बातें नहीं बताएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कोई चुन के बता नहीं सकता कि ये वाला आएगा, ये हर साल आता है, तो इस बार तुम्हारा आएगा। उसके अलावा एक स्पाइरल वाला क्वेश्चन, ये अलग तरीके से बनता है, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं है। एपी में अगर तुम देखो ना एनसीईआरटी में, तो करीब करीब मेरे को लगता है 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन में छाट के दे देना, बहुत एक्सपीरियंस वाली बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब ये एक नए टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, बहुत लोग बोलते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया हुआ। अब 5n² माइनस n फाइंड द वैल्यू ऑफ n टर्म, तो ये तुम्हें बनाना आना चाहिए, इसका तरीका अलग होता है, तो भाई सीख लेना, ये सैंपल और छपा हुआ है और एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज से, तो ये तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लेना, कहीं से भी गूगल से आंसर देना, कहीं कर लेना, इसको करने तुम्हें आना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो कर लेना। उसके अलावा बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब तुम्हारा कंसेक्यूटिव टर्म्स वगैरह एपी है, तो वैल्यू ऑफ x निकालने बोल रहा, तुम आराम से प्लस माइनस करके निकालो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये कॉमन डिफरेंस, जो ये तीनों टर्म कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस बनेगा, इसको इससे घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस, और इसको इससे घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या है कि इन दोनों को घटाने से कॉमन डिफरेंस। अब मान लो ये A है, A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो A3 माइनस A2 माइनस A1 के बराबर होगा, तो यही वाला कॉन्सेप्ट से ये चीज निकलती है, समझ बात को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन दिया होता है, ये तुम देख सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है एपी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैंपल छपा हुआ है। उसके अलावा सम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बनता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कर देना। सम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, कॉमन डिफरेंस वगैरह पूछता, सम दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सम दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कॉमन डिफरेंस बता दो, तो वही फॉर्मूला पुट करके लगेगा, ठीक है। उसके अलावा 2 एपीज है, सेम कॉमन डिफरेंस, ये एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, पीवाईक्यू में आता है, हर जगह भरा हुआ, तो भाई इसको कर देना, वही तरीका लगेगा जैसे मैं तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालने बोला था, इक्वल टू करके। उसके अलावा तुम्हारा nth टर्म ऑफ एनएपी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन सारे करना है, एमसीक्यू आते हैं इससे तुम्हारा 1 से 2 एमसीक्यू बन जाता है। कई बार क्या होता है, 4 मार्कर दिया, 2 एमसीक्यू दे दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। एक 4 मार्कर 2 एमसीक्यू 1 मार्कर, 7 मार्क्स का भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो तुम समझना, एक 4 मार्क का कंफर्म रहता है, इससे एक 4 मार्क का कंफर्म रहता है, इसके अलावा एक एमसीक्यू भी आता है, कभी 2 नंबर का भी आता है, तो इस हिसाब से 7 नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म एक रहता है कि 4 नंबर का आएगा, ठीक है, और एक एमसीक्यू आएगा, बाकी चीजें बढ़ जाती है कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभार तुम अब नंबर जोड़ने मतलब नहीं भैया, सारे का सम जो जितने चैप्टर आपने बताया सारे का 80 होगा,
ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, क्योंकि कभी कभार किसी चैप्टर का हम ज़्यादा बता देते हैं, कम बता देते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी किसी चैप्टर का ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो जिसका फिक्स नहीं रहता वो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें। जैसे रियल नंबर का 6 नंबर फिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का तुम्हारा 7 नंबर फिक्स है, तो कुछ चैप्टर का फिक्स नहीं रहता। जैसे तुम्हारा क्या है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका फिक्स नहीं है, इसका फिक्स नहीं है, इसका एक 4 नंबर वाला फिक्स है, बाकी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उतना हम भरसक हम कोशिश करते हैं कि पूरा बता दें, ठीक है। अब ध्यान से रखना, अब इतनी मेहनत कर ही रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें और पेपर लीक चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, पूरी टीम लगी हुई है, एक महीने रिसर्च लगती है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो कि हम पेपर 10 स्कूलों में जाते हैं, पेपर इकट्ठा करते हैं, टीचर से बात करते हैं, बाकी लीक होता है, भाई सब्सक्राइब कर लो, बोर्ड का भी लीक करके दे दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा एपी दिया हुआ है, 60 टर्म दिया लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला लगता है, इसमें तुम थोड़ा सा महारत हासिल करना, चौथा फॉर्मूला है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, इसमें 4 ही फॉर्मूला है, 3 वहां बताए, एक यहाँ पर, तो इसको तुम कर लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, अब मिडिल टर्म वाला रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये वाला आता है, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आता है, इतना तुम कर लोगे एपी में तुम्हें महारत हासिल होगा, इससे बाहर नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन था जो मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या ट्रायंगल, भाई साहब तुम्हारा मान लो 80 नंबर का पेपर आता है ना, तो 80 मार्क्स में तुम समझो 10 नंबर का तुम्हारा ट्रायंगल आता है, वो वेटेज रखता है भाई इस चैप्टर का, क्लियर वाली बात है। अब ये जो थ्योरम है भाई, थ्योरम को तुम ध्यान से देख लो, ये थ्योरम तुम्हें प्री बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा, गारंटी के साथ मैं तुम्हें बोल रहा हूं, थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये तुम्हारा बीपीटी थ्योरम, इसको प्रूव करने आता है, पेज नंबर एनसीईआरटी के 80 में दिया हुआ है, थ्योरम 6.1, ये तुम्हें भाई साहब छप गया, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर ये चीज तुम्हारी इस बार बोर्ड में नहीं ना आई भाई, तुम मेरा नाम लेना, चैनल में कमेंट करना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 5 नंबर का तुम कंफर्म करा लो, तुम्हारे पेपर में नजर आएगा इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल। पिछले 20 साल के पेपर तुम उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में ये थ्योरम तुम्हारा दिया हुआ है, तो भाई तुम इसको कर लेना। मैं तुम्हें झूठे बोला, जो साल मैं बोर्ड में था उस साल आया, उससे पहले तो भाई ये थ्योरम, मैं ये एक क्वेश्चन बोल सकता हूं एकदम डंके की चोट पे पूरे सीबीएसई की हिस्ट्री में कि ये क्वेश्चन मैं कंफर्म किया आएगा। किसी क्वेश्चन की कोई गारंटी रहे ना रहे, इसकी 100% 110% गारंटी रहती है, मैं आज बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस है, तो ये क्वेश्चन कर लेना, पे नंबर में एनसीईआरटी 80 में प्रूविंग दी हुई है, ठीक है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बताते हैं। सिमिलर होने का मतलब क्या है कि मान लो ये ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल इससे सिमिलर तभी होगा, ऐसा नहीं साइज बराबर हो, ये इसमें अगर यहां पर फिट हो जाता है, इसके एंगल्स बराबर होता है, तब ये सिमिलर है। किस तरीके से सिमिलर है, ये तीनों साइड बराबर हो सकते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं, एंगल एंगल से भी सिमिलर बन सकते हैं, या एंगल दो एंगल भी बराबर तब भी सिमिलर है, या एंगल साइड एंगल बराबर तब भी सिमिलर है, या साइड एंगल साइड बराबर तब भी सिमिलर है। अब दो एंगल को हम सिमिलर बोलते हैं, अगर किसी तरीके से हमने दो एंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, हम एंगल बता दिया कि हाँ भाई ये भी 90 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हमने किसी तरीके से बोल दिया कि भाई ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, अब इसका ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री है, अब ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो एंगल क्राइटेरिया से हम दोनों एंगल को सिमिलर बता देंगे। अब सिमिलर बताने से भैया क्या फायदा मिलेगा हमें, अगर हमने सिमिलर बताया तो हमें रेशियो ऑफ साइड मिल जाएगा, और जितना अगर रेशियो ऑफ साइड मिलेगा सारे क्वेश्चन हमारे बनने लगेंगे। तो इसी पे डिपेंडेंसी रहता है। रेशियो ऑफ साइड क्या, अगर तुम्हारा दो एंगल सिमिलर है, एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, तो इससे तुम रेशियो ऑफ साइड निकाल सकते हो। रेशियो ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, एबी, ध्यान देना, एबी बाई डी, ए बी बाई डी, पहले ये दोनों को लोगे, ए बी बाई डी लिखोगे, बराबर करोगे बीसी बाई ई एफ, बराबर करोगे बीसी बाई ई एफ, उसके बाद एसी, उसके बाद तुम लोगे एसी, फिर तुम एसी लोगे, एसी बाई डी एफ, ठीक है। तो उसके बाद बराबर करोगे एसी बाई, पहले क्या किया, ए बी बाई डी किया, ए बी लिया, डी लिया, उसके बाद तुम्हें क्या बराबर किया, बीसी लिया, ई एफ लिया, उसके बाद तुम्हारा क्या किया, एसी बाई डी एफ, या तुम लिख सकते हो सी ए बाई एफ ई लिख सकते हो, तो उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना इसी तरीके से करना, पहले ये दोनों लेना, फिर ये दोनों लेना, और उसके बाद इस तरह से रिलेटेड। तो ये रेशियो ऑफ साइड मिलकर इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे होंगे वो बता देता हूं। अब तुम्हें इन जनरल, अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन लेटेस्ट सैंपल में छपा हुआ है, लेटेस्ट सैंपल तुम्हारा क्या है, जो प्रूफ डेटा लाइन ड्रॉन पहले, उसके अलावा एक क्वेश्चन एल करके दे दिया गया। तो जब स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा प्रूविंग आएगी ये वाला तुम्हारा थ्योरम के 3 नंबर के, और 2 नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा जो तुम्हारा रेशियो ऑफ साइड पे रहेगा, ठीक है। वो तुम कर लेना, मैंने आंसर दिया। बेसिक रहेगा तुम्हारा, अगर बेसिक मैथ रहेगा, प्री बोर्ड में तो पेपर सेम रहेगा, लेकिन जब बेसिक मैथ तुम्हारा रहेगा, ध्यान देना, तो बेसिक मैथ में क्या होता है कि तुम्हारा सिर्फ यही वाला 5 नंबर का दे दिया, तो ध्यान रखना ये वाला तुम्हारा आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये तुम देख लेना, लेटेस्ट सैंपल छपा हुआ है, कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या ये भी लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन है, तुम देख लो, रेशियो ऑफ साइड्स निकाला है, तो भाई तुम देख लेना, रेशियो ऑफ साइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि अब एग्जांपल नंबर 2 सीबीएसई वालों का फेवरेट है, तो भाई कर लेना, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2 एकदम आता है, ठीक है। ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में सॉल्व है ये। उसके अलावा तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 3 है, तो भाई बिल्कुल कर लेना भाई, ये पीएसटी वाला क्वेश्चन एकदम ये बोर्ड में आता है भाई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, छप किया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन रेशियो ऑफ साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 7, ये कर लेना, मैं छाट के दिए हैं, जो आने वाले वही दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन एडी और पीएम वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम आता है भाई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई, कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कर लेना।
ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, CDF EDF ये वाला रेशियो ऑफ साइड वगैरह निकाल, ये कल नहीं करने तुम्हें आना चाहिए, सब में ट्रिक लगती है भाई। ऐसा नहीं तुम सोचो कि भाई हमने रेशियो ऑफ साइड सीख लिया हम कर लेंगे, नहीं भाई करना पड़ेगा। तो मैं ही बोलूंगा ट्रायंगल में क्वेश्चन बहुत सारे, RD शर्मा वगैरह बहुत सारी बुक से क्वेश्चन जब भी बनेगा ट्रायंगल में, मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रायंगल और एक सर्कल, ये दो चीज दिमाग में, जब भी क्वेश्चन बनेगा NCERT से बनेगा, ये चीज ध्यान रख लेना तुम, क्योंकि इतना बड़ा है ना भाई, कोई इसको कंप्लीट कर नहीं सकता। CBSE जब भी इससे क्वेश्चन बनाती है NCERT से ही बनाती है, NCERT में इसका जोर रहता है ट्रायंगल और तुम्हारा सर्कल्स का, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और तुम्हारा एक और है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बनेगा, ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब ये तुम्हारा ट्रायंगल से रिलेटेड सिमिलर है, तो रेशियो ऑफ साइड बता दो कौन सा एंगल किसके बराबर है, रेशियो ऑफ साइड। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रेशियो ऑफ साइड से रिलेटेड है, तो निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें रेशियो ऑफ साइड बताया, ठीक है। तो ये तुम सारे कर लेना, लेटेस्ट सैंपल छपे हुए, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो ऑफ साइड वाला इतना तुम कर लोगे, ट्रायंगल में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। ये तुम्हारा असेसमेंट रीजनिंग वाला क्वेश्चन तुम कर लेना, कि कौन सा साइड पहले रहता है क्या रहती है, इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब ये लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन मैंने करा दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इतना कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। पहली चीज यहाँ इससे 6 नंबर का आता है, कंफर्म वेटेज वाला है, 2 MCQ 1 4 मार्क का। 4 मार्क का जो तुम्हारा केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि इसी को कॉम्पिटेंसी बेस भी बोलते हैं। केस स्टडी का मतलब एक कहानी तुम्हें सुनाएगा, उसके बाद क्वेश्चन देगा, बच्चा कहानी देख के डर जाएगा, भैया करना क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है हमेशा, ठीक। कहानी ऊपर ऊपर पढ़ना। अब इसमें कुछ चीजें होती है, बिल्कुल ध्यान देना। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँ। कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन इससे नहीं बना, एक ग्राफ दे देगा, केस स्टडी देगा, इसका पैटर्न ही वही है, इसका पैटर्न ही वही है। क्या आएगा भैया, ध्यान से देखना। पहले इसमें पहला तुम्हारा आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं। मतलब कि क्या होता है कि कभी भी कोई एक लाइन है, अब इसको 20 से किसी लाइन ने काटा, कितने रेशियो में काटा, ये पूछा जाता है। पहला सेक्शन फार्मूला तो x और y, अब ये कोई लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को एक पॉइंट है P x1 y1, एक पॉइंट है Q x2 y2। अब इसको किसी R पॉइंट ने कट कर दिया इसी पर। अब किस रेशियो में कट किया, तो ये इससे इस तरीके से निकलता है। अब इसका रेशियो जो है M1 M2 रहता है, तो ये फॉर्मूला निकलता है कि x और y का जो रेशियो, ये जो पॉइंट है, ये तुम्हारा कैसे निकलेगा, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 और कॉमा देकर तुम्हारा निकलेगा M1 y2 प्लस M2 y1 M1 y2। तो ये अलग अलग भी निकाल सकते हो। अब जब क्या होता है, M1 M2 बराबर रहता है, जब ये बीच में काटता है, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट या इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं, दो चीजें बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, M1 M2 बराबर, दोनों का रेशियो बराबर रहता है, M1 M2 दोनों बराबर रहता है। तो M1 M2 जब बराबर होता है, इसमें M1 M2 बराबर पुट करोगे तो x y इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो x y की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2। जब ये x वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट बीच में रहेगा, तो इसके वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं, दो फॉर्मूला तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। उसके अलावा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी दो पॉइंट के डिस्टेंस क्या। अब तुम्हारा कोई पॉइंट P है और यहाँ Q है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, हम कैसे बता सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में नापा जाता है, और डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, P और Q की डिस्टेंस, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट में और y2 माइनस y1। अब तुम्हें ये तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये हम यहाँ पर देते हैं, इसमें तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा AP था, फॉर्मूला मास्टर करना पड़ा, इसमें भी तुम्हें मास्टर। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ पर नजर रखना, कोई मुश्किल नहीं, एकदम बिल्कुल। अब तुम्हें कहानी दे दी गई, ये इसका फलाना फलाना, ठीक है। अब तुम्हें कुछ पॉइंट दे दिया गया, अब तुम्हें पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, और B एंड C का डिस्टेंस नहीं बता पाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से B और C का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भाई तुमने B और C का डिस्टेंस बता दिया, क्लियर। नंबर तुम्हें मिल गए, 4 नंबर का केस स्टडी। उसके बाद तुम्हारा पूरा भविन एंड चेतना, प्लान टू मीट इन अ क्लब सिचुएटेड इन द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट पे आ गया ऑफ द लाइन जॉइनिंग B एंड C। B और C का मिड पॉइंट क्या A है तुम्हारा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। देख के डर लगता भाई, है कुछ नहीं, फोटो देखकर बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं। फिर आगे तुम्हारा क्या, व्हाट इज द सोसाइटी इज द फारडेस्ट ऑफ Which society is farthest from office? Also a distance from office. अब डिस्टेंस ऑफिस तुम्हारा क्या ओरिजिन पे है, तो ऑफिस कौन सा फारडेस्ट है, तो सबका डिस्टेंस निकाल दो, बता दो कौन सा फारडेस्ट। उसके बाद आउट ऑफ B एंड C which is nearer to A, नियर कौन सा नियर है, तो दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से। तो ये तुम्हारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आराम से तुम करोगे, स्टैंडर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी मैंने दे दिया, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, ठीक है। जो जितनी चीजें मैंने बताई सारी सोल्यूशन मैंने दे दी है, ठीक है। सैंपल लेवल छपा हुआ लेटेस्ट वाले में। उसके अलावा तुम्हारा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है अब बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ चीजें दे दी गई, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड। अब स्टैंडर्ड में भी क्या देगा, कितना वो हार्ड बनाएगा, डिस्टेंस ही पूछेगा, वही चीज पूछेगा। तो P और R का डिस्टेंस बता दोगे तुम, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या करोगे, अब इसमें क्या कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे तुम्हें दिखा कि यहाँ पर 2 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो यही कोऑर्डिनेट्स इसके गायब कर दिया। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिख रहे हैं, जो प्लॉटिंग दी हुई है, यही स्टैंडर्ड में हार्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ P, जस्टिफाई मिड पॉइंट रहेगा तो डिस्टेंस बराबर रहेगा, तो तुम समझ लो। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, कभी भी किसी पॉइंट को x एक्सिस में बोला जाता है, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा
कभी भी कोई पॉइंट, ये सीबीएसई वालों का तुम्हें फंसाने का तरीका है। कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है भाई, तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस, तो उसकी इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो 0 कॉमा वाई हम लिख सकते हैं इसको। कभी भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस में, कभी बोलता है पॉइंट वाई एक्सिस में, मतलब क्या है, कोई भी चीज जब वाई एक्सिस में, तो कभी भी कोई चीज वाई एक्सिस में, मैं थोड़ा सा इधर आके समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने एक स्लाइड निकाला, मैं वहां समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, कभी भी कोई चीज एक्स एक्सिस में, तो क्या है, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता। कोई चीज जब एक्स एक्सिस में, मेरी बात को समझना, कोई भी चीज जब एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस यहां पर है, तो एक्स एक्सिस में, तो एक्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे है, लेकिन वाई की वैल्यू हमें पता है कि कभी भी कोई चीज एक्स एक्सिस में होगी तो वाई की वैल्यू ये वाई है, तो वाई तो यहां पर 0 ही होगा, बीच में वाई तो यहां पर 0 ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉमा 0। अब कोई चीज जब वाई एक्सिस में है, कब कोई चीज वाई एक्सिस में है, तो हमें पता है कि कोई चीज वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में ठीक है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर एक्स की वैल्यू तो यहां पर 0 है। इस स्टेज में एक्स की वैल्यू ऐसे चढ़ेगी तब एक्स की वैल्यू करती है, इस स्टेज में एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू जब 0 है तो यहां हम लिख सकते हैं 0 कॉमा वाई, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वही चीज वहां पर हम इनपुट करेंगे, समझ रहे बात को। तो वही वाली चीज तो हम लिख सकते हैं कि कोई चीज जब एक्स एक्सिस में है तो यहाँ एक्स कॉमा 0 लिख के निकाल देंगे। उसके बाद तुम्हारा एस कोई पॉइंट है, डिवाइड लाइन PQ 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। अब 2:3 में डिवाइड करा, वही तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला लग के निकल जाएगा। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझाया। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ समझाने तुम्हें नहीं बैठा हूं, जो क्वेश्चन छपने वाला है वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्लियर वाली बात। तो ऐसा मत समझना कि भैया सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तुम्हारा इसका आंसर मैंने दे दिया, ध्यान से देख लेना, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब ये तुम्हारा यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा करके दे दिया। अब तुम्हें रेशियो निकालना है, कॉस की वैल्यू निकाल लिया, साइन की वैल्यू निकाल दी कि साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के सारी चीजें निकाल, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेगा आराम से। डिस्टेंस, अब कोऑर्डिनेट्स तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो तो आराम से कर लोगे। ये वाला भी तुम्हारा डिस्टेंस वगैरह निकाल के दिया, ये भी शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ देखो बोला वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि तुम्हारा क्या है 0 कॉमा वाई है, जैसा मैंने तुम्हें बोला था 0 कॉमा वाई से तुम एक्स की वैल्यू आराम से निकालोगे। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे, शॉर्टेज डिस्टेंस कभी निकाला जाता है तो तुम्हारा ओरिजिन से निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या पॉइंट, अब तुम्हें पॉइंट दिया गया, बोला वर्टिसिस ऑफ किसका वर्टिसिस है, तो पैरेललोग्राम का वर्टिसिस, तुम इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन है। अब उधर वाले, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर वाली बात। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, उसके अलावा तुम्हारा क्या, ये एग्जांपल नंबर 7 जो है इसका इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिया। उसके अलावा तुम्हारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब देखो ये दोनों सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड है। पहले तुम्हें बोलेगा कि रेशियो निकाल दो, M1 M2 की वैल्यू निकाल दो, यहां तुम्हें दिया हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट्स। अब बोलेगा कि M1 M2 की वैल्यू दी रहेगा, अब बोलेगा कि एक कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला से दोनों डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा तुम्हारा बोलता है K/1 करके ये निकलता है, एक लाइन दे दी जाएगा, वो कट करती है, वो सेटिस्फाई करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, थोड़ा ट्रिकी है, कर लेना। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दे दिया, K/1 करके कर लेना, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रेशियो वाली चीज है, तो ये रेशियो करके डिस्टेंस दिया हुआ है, पॉइंट दिया, अब बोला एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। एक्स एक्सिस का मतलब हम क्या समझेंगे कि x, 0 है। अब तुम क्या x, 0 तो x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। अब एक कोलिनियर वाली चीजें रहती है। अब बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी जब होता है तो ये वाला बराबर होता है। तो मतलब क्या कि ये साइड और ये साइड बराबर होता है, ये साइड तब बराबर होगा जब AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस बराबर होगी। तो यही तुम्हें शो करना है, AB और BC की डिस्टेंस बराबर, AC की डिस्टेंस बराबर नहीं है, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तुम्हें कर लेना, इतना तुम कर लोगे, इस चैप्टर तुम्हें मार्क्स हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री से क्या कहेगा भैया, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में देखो यार, मैं अपने टाइम में बहुत बड़ा किंग था, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मेरे को बहुत सारी चीजें पता थी, क्योंकि मेरे से पहले स्टार्टिंग क्लास 10 में क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एग्जाम चल रहा था, हाफ ईयरली वगैरह चल रही थी। अब मेरे हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया, एक प्रूविंग करने के लिए क्वेश्चन आया, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, अब ये जो टेबल तुम देख रहे हो भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है भाई, तुम ध्यान से देख लो, ये तुम्हें प्री बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर दिला देगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में ये टेबल 12 नंबर का आने वाला है, इस बात की गारंटी है। 12 नंबर तक का आता है टेबल। तो ये तुम अच्छे से देखना ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम देखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला टेबल यूज होता है, तो उसके बाद तुमने देखा हाइट एंड डिस्टेंस, जो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां भी टेबल यूज होगा। तो हर जगह टेबल यूज होगा, तो कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर में क्या क्या आएगा, 3 MCQs आएंगे, तो MCQ इससे ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना। उसके अलावा तुम्हारा एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर तुम्हारा इससे आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें तुम्हारा 12 नंबर का टेबल आएगा, जैसे मैंने तुम्हें बोला 12 नंबर का पूरे पेपर में आ जाता था। मतलब ये टेबल तुम अच्छे से कर लेना भाई, तुम्हारे एग्जाम में टेबल करीब करीब टोटल मिला के 12 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, मैं बार बार जोड़ता। अब तुम्हें एक इवैल्यूएट करके चीज मिल जाएगी हर जगह। तुम जब भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, भाई सब गारंटी है, गारंटी। एक बीपीडी थ्योरम वाला, एक इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इवैल्यूएट का मतलब क्या, ये अभी तुम्हें ये सैंपल नहीं छपा हुआ है कि तुम्हें कुछ वैल्यूज दे दी जाएगी, रूट इंटू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू तुम्हारा क्या होती है, ये 1/2 होती है, तुम्हें पता होगा साइन 30 की वैल्यू, जैसे तुमने देखा 1/2, तो 1/2 इंटू 1060 की वैल्यू, तो सारी वैल्यूज 1/√3 होती है 1060 की वैल्यू, जिससे तुम्हें सारी वैल्यूज याद कर लेनी है, √3 होती है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज तुम्हें याद कर लेनी है। मिस्टेक हो गया भाई, ऐसे होता नहीं है मेरे से। तो ये टेबल
पूरा रट लेना है और इसकी वैल्यूज तुम्हें याद कर लेनी है। अब टेबल तुम रट लोगे, अब टेबल ऐसा लोग बोलते हैं टेबल हम बना लेंगे, बनाना नहीं भाई, रटना है। या अगर तुम्हें बोला जाए कि हाँ भाई कि sin 60 की वैल्यू तो क्या, तुम तुरंत बोलोगे √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या 1/2, तो तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए। तुम्हारा tan 30 की वैल्यू क्या, तो 1/√3 या √3, जैसे मेरे को याद था। अब तुम पहले 3 याद करोगे तो अगला पलट लोगे, तो पहले 3 ही याद करना, cos वगैरह भी याद कर लेना, ऐसा नहीं इसमें कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस में वो काम नहीं आएगा, लेकिन पहला 3 वाला बहुत ज्यादा मेन रहता है, तुम्हारा sin cos और tan, और बाकी तुम याद करो। तो ये याद करके इसमें पुट करना, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना भाई, ये एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ये कोई भी चीज दे दिया जाएगा, बोलेगा इसके वैल्यू डाल के इवैल्यूएट कर दो, ये एकदम ध्यान रखना, मेरा नाम ही तुम याद करोगे, बोर्ड में चीज आएगी, ठीक है। तो ये तुम पहला कर लेना, 2 नंबर का तुम्हारा ये हो जाएगा। अब भैया अब एक tan वाला a + b = √3, तो √3 a + b = √3, अब tan a + b, अब tan √3 tan की वैल्यू कब होती है, तो tan 60, तो इसको tan 60 के बराबर तुम कर सकते हो, tan 60 के बराबर तुमने कर दिया, इसको tan 60 के बराबर किया, तो a + b की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। तो अब इसी तरीके से a + b की वैल्यू 60 डिग्री, a - b की वैल्यू तो tan 30 के बराबर है 1/√3, तो यहाँ tan 30 हो जाएगी, तो a - b = tan 30, तो अब तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे। इस तरह साइन वाला इंपॉर्टेंट है, ये आजकल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। sin a - b = 1/2, तो इस तरीके साइन की वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। उसके अलावा तुम्हारा क्या, ये वाला एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तुम कर लेना, ये कैसे सॉल्व होगा मैंने बता दिया, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा सा वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन लगा के सॉल्व होगा, तो ये तुम कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब इसका सेकंड जो पार्ट है, पहला तुम्हारा टेबल वाला पार्ट हो गया, अब इसका जो सेकंड पार्ट है तुम्हारा, ये जो सेकंड पार्ट है ध्यान रखना, ये तुम्हारा है क्या, इससे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² = p² + b का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर आता है वो परपेंडिकुलर इनटू बेस का स्क्वायर, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब cos a की वैल्यू दे दी गई, अब बोला tan की वैल्यू निकालो, तो इसमें तुम्हें क्या क्या, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम्हें cos a की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। sin की वैल्यू, cos की वैल्यू, tan की वैल्यू, इससे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो इस तरीके से भी याद करते हैं। तो cos a की वैल्यू तुम्हें दी 4/5, मतलब क्या है कि b/h की वैल्यू है, b/h की वैल्यू, तो b और h दी, p निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद तुम क्या करोगे, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी निकाल दो, इस तरीके से। तो यही निकालना, इसी तरीके से निकालना, ठीक है। अब तुम्हें cos का जाएगा, cosec बोला तो बस पलट देना, ऐसा मत करना कि अलग अलग करना, यही 3 पर तुम फोकस करना, ठीक है। अब ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या वेरिएबल हटा के a/b कर दिएगा, इसको बहुत बच्चे ना आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं, उसको मत करना, तुम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इससे भाई एक 3 नंबर का बनेगा भाई, तुम्हें जो तंग करेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। इससे 3 MCQ, जैसे मैंने बोला, ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ये तुम्हें तंग करेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, जो प्रूव LHS RHS बराबर करने वाला। इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब मैं 10th में था, स्टार्टिंग हाफ ईयरली की बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग में मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिर मेरे को एक टीचर ने बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, उसको साइन बाय कॉस में लाओ, साइन बाय कॉस में लाओ, कभी 10 में हो साइन बाय कॉस में लाओ, तो इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती है। पहले मेरी बात को समझना, ये आइडेंटिटीज तुम्हें याद करना। पहला आइडेंटिटी ये वाला, ये 3 आइडेंटिटी है तुम्हारा, sin थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। दूसरा तुम्हारा क्या है कि कभी भी साइन और कभी भी किसी को 10 में देखो तो साइन बाय कॉस में तोड़ दिया, कॉट में देखो cos बाय साइन में तोड़ दिया, कॉट में देखा 1/10 में तोड़ दिया, कॉसेक में देखा 1/sin में तोड़ दिया, सेक में देखा 1/, मतलब 95% क्वेश्चन कोई भी बहुत बढ़िया टीचर मैथ करेगा तुम्हें क्लियर बता देगा कि कभी भी कोई आइडेंटिटी सॉल्व होगी साइन और कॉस में जाकर सॉल्व होगी। 95% क्वेश्चन साइन और कॉस में, तो साइन और कॉस में तोड़ने का ट्राई करो कभी भी किसी को देखो। अब ये कुछ फॉर्मूला है जो a + b का होल स्क्वायर वाला, a + b का होल क्यूब, कुछ फॉर्मूला तुम्हारे लगेंगे। अब इसमें महारत कैसे हासिल करनी, कभी भी क्वेश्चन बनेगा वो रिलेट करेगा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है आइडेंटिटी की, तो कभी भी कोई क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में बनेगा, बोर्ड में बनेगा, वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहेगा, सेम रहेगा, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, बेसिक हो तो सेम ही रहेगा। अब करना क्या है भैया, इसको सॉल्व करना, पहले तुम्हें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर 10 तक सारे पार्ट कर लेना। ध्यान रखना सारे पार्ट, ये सारे पार्ट करना, यही पार्ट जो है भाई एकदम उसको तुम रट लो किसी तरीके से, सब अलग अलग तरीके से बनेगा भाई, इसको तुम सारे का पैटर्न रट लेना क्या इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत प्यार से इनको तुम सॉल्व करना है, कॉपी में रख लेना, ये बहुत तुम्हें काम देंगे। 10 पार्ट करना, मैं नहीं बोलूंगा एक पार्ट करना, 10 पार्ट करना, एकदम आएगा ये प्रूव करने के लिए, बोलेगा प्रूव डेट LHS बराबर LH, ठीक है। उसका एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल है 10, 11 और 12, ये तीनों कर लेना भाई, इतनी चीजें कर लेना, तो ये फॉर्मूला तुम्हें वहां पर काम आएंगे, तुम्हें महारत हासिल हो गई। उसके बाद जब क्वेश्चन बनेंगे तुम आराम से कर लोगे, ये तुमने कर लिया, मेजर चांसेस रहेंगे, 95% चांसेस रहेंगे यही वाला आ जाए एग्जांपल के साथ, यही वाला तुम्हें आ जाएगा। जनरली ये वाला देखा जाता है पेपर में, ये वाला देखा जाता है, यही सारे पेपर में देखे जाते हैं, जो मैंने ठीक लगाया जाना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आएगा तुम्हारे इस टाइप का आएगा, तो ये वाला अभी देखो, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये वाला तुम्हारा सैंपल नोट छपा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे सैंपल नोट छपे हुए। उसके अलावा तुम्हारा क्या, ये वाला भी एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन है, सैंपल नोट छपा, तो ये सारे सैंपल नोट छपे, तो इतना तुम कर लेना, ठीक है, इतना कर लोगे महारत हासिल हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते और कुछ एमसीक्यूज वगैरह इससे आते हैं, ध्यान देना। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये तुम असर्शन नहीं, ये सैंपल वाला क्वेश्चन है, ये इतना कर लेना, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा, इससे एमसीक्यू आएंगे, कम आएंगे। एक तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम वाला आएगा, इस टाइप का 2 एमसीक्यू भी इससे आते हैं, बाकी तुम्हारा प्रूविंग वाला
प्रूविंग वाला ध्यान रखना और इवेल्यूएट वाला ध्यान रखना, ठीक है। इतना तुम कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें महारत हासिल होगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला। इतना तुम कर लोगे, तुम्हारा काम हो गया। इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री में कोई बच्चों को बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, इतना तुम कर लो, काम खत्म। तो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग प्यार से हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं। ये तुम्हारा सबसे आसान चैप्टर है, पूरे क्लास 10 की मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख के चीजें करनी। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन, इससे कुछ नहीं बनेगा। एक इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन सीधा बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब बता देता हूं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, इन सारी चीजों का रिसर्च करने में, ये सारे क्वेश्चन हमें निकालने में पूरे 1 महीने का समय लग गया। पूरी टीम को मेहनत लगी, सारे सर्टिफिकेट मैंने तुम्हें निकाल के दे दिए हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना कि तुम्हें आगे की सारी चीजें मिल जाए, साइंस मिल जाए, SST मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, सारे लीक तुम्हें मिल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना कि ये चैनल तुमसे गुम ना हो जाए कहीं। तुम्हें सारी लीक वाली वीडियोस मिलते रहे, 10 में तुम टॉप कर जाओ। क्लियर वाली बात है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, हमारी मेहनत के लिए कर लेना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत हमें लगी है सारी चीजों में। पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री इसमें तुम्हारा क्या आएगा, कभी भी आएगा केस स्टडी क्वेश्चन है। इस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी एक नॉर्मल केस स्टडी नहीं है, ये 5 नंबर वाले केस स्टडी होते हैं। करीब करीब ऐसे, इसको केस स्टडी नहीं बोलेंगे, इसको कॉम्पिटेंसी टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ऐसे आएंगे क्या आएंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। पहली चीज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो तुम्हारा साइन थीटा, ये जो टेबल मैंने तुम्हें बताया अभी, ये पूरा टेबल साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की, इसी में तुम्हें खेलना है। कॉस, कोसेक और कॉट में नहीं खेलना, यही 3 वैल्यूज में तुम्हें खेलना है। इसमें समझ रहे बात को, इसी से तुम्हारे वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है। अब तुम्हारा ये 3 वैल्यू, साइन की वैल्यू p/h, कॉस की वैल्यू b/h और टेन की वैल्यू p/b, ये तुम्हें रखना है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला इसमें इन्वॉल्व होता है। अब बेसिक वालों को क्या तो सीधा सीधी रहता है, स्टैंडर्ड वालों को क्या करते हैं, ये लोग एक फॉर्मूला इन्वॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन में कि तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बोलोगे भैया बुक में भी नहीं लिखा हो, कौन सा फॉर्मूला बता दिया। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आया था तुम्हारा, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हें 2 वैल्यूज याद रखनी है, √3 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, √2 की वैल्यू याद रखनी है। ये तो वो क्वेश्चन में दे देते हैं या तुम्हें याद रखनी पड़ती है। अब क्वेश्चन बनते कैसे, पहले ध्यान समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। बेसिक का अगर तुम्हारा पेपर रहेगा, पहले बेसिक वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो तुम्हारी 2 चीजें रहेगी। एक, कोई बंदा है, अब ये कभी अगर ऊपर देख रहा है, यहां पर अगर ऊपर किसी पॉइंट ए पर देख रहा है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं, ये अगर ऊपर देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं, जैसे 60 डिग्री। तो कोई चीज ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यही बंदा छत पे चढ़ा हुआ है, अब किसी चीज को नीचे देख रहा है, किसी चीज को नीचे देख रहा है इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट है। अब इस यहां से ऊपर अगर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और कहीं ऊपर चढ़ा हुआ है नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये 2 चीजें बनती है यहां पर। अब क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं, एक बंदा है, मान के चलो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। अब एक बंदा है, अब ये एरोप्लेन को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है यहां पर 60 डिग्री, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, तुम्हें इसलिए समझना पड़ेगा। कभी भी एलिवेशन मतलब कि ऊपर देख रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहा है। तो ये प्लेन को देख रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, एकदम ऊपर ही है, खड़ा है, खड़ी प्लेन। अब ये प्लेन थोड़ी देर के बाद आगे चली जाती है, तो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा 30 डिग्री बन जाता है। अब यहां बोलेगा कि ये 1000 मीटर के हाइट पे प्लेन चल रही थी, ठीक है। अब ये 20 सेकंड में कितनी दूर गई, तो पहले तुम क्या करोगे, इस एंगल से, अभी तुम्हें ये वाला पता है, ये पॉइंट पता है और ये डिग्री पता है, तो तुम ये वाला निकाल लोगे डिस्टेंस। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। उसके बाद इस डिस्टेंस इसको घटाओगे तो तुम्हें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब ये डिस्टेंस तुम्हें पता चल जाएगी, अब डिस्टेंस पता चल गई, स्पीड पता है। अब बोलेगा कि इसका ये कितना स्पीड था प्लेन का, मतलब कि 20 सेकंड में तुम्हें डिस्टेंस, स्पीड पता है, टाइम पता है, ये 20 सेकंड में गई है और डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर तुम्हारा काम आता है। तो ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा, पैटर्न समझ में। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये इंडिया गेट वाला क्वेश्चन तुम देख रहे हो, लेटेस्ट सैंपल छपा हुआ है। अब इसमें कुछ चीजें बोलेगा, ये थोड़ा सिंपल है। ये तुम्हारा श्रेया है, वो देख रही है इंडिया गेट की हाइट इतनी है, किस एंगल पे, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। इंडिया गेट की हाइट वगैरह दी हुई, सारी चीजें दी, तो ये आराम से तुम निकालो, कोई दिक्कत नहीं। समझाने में बैठूंगा, टाइम लगेगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने बगल में प्यार से दे दिया, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। सारे सॉल्यूशन तुम देख सकते हो, इसी टाइप से निकल जाएगा। जो मैंने तुम्हें बताया ना, उससे हाई लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने तुम्हें सबसे हाई लेवल का प्लेन वाला क्वेश्चन बता दिया, तो ये सारी चीजें तुमसे आराम से निकल जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन चिमनी वाला लेटेस्ट सैंपल वाला ये भी छपा हुआ है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चिमनी वाला, ये तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा टॉप एंड बॉटम ऑफ हाई 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये दोनों कर लेना। इनसे जनरली एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से डिपेंडेंसी रहती है, तुम कुछ मत करना इसमें, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, कोई आरडी शर्मा नहीं, कोई आर सवाल नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन का पीवाईक्यू में भी तुम्हें यही मिलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना, एग्जांपल नंबर 2, 4, 5 और 7, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी कर लेना। और ये कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के 13, 14 और 15 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी करने तुम्हें सारे। तो इतने कर लेना का टाइम बचेगा, जितना मैंने बताया वो कर लेना, टाइम बच जाए फिर तुम एग्जांपल कर लेना, और थोड़ा सा और टाइम बच जाए तो ये सारे कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता, ये 2 क्वेश्चन बता दिया वही आ जाएगा, आ सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन इससे आते हैं, और ये बाकी मैंने सैंपल में बताया, इतना कर लोगे, इस चैप्टर में महारत हासिल है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं सर्कल पे।
सर्कल भाई चैप्टर छोटा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, चैप्टर छोटा है पर आता बहुत ज्यादा नंबर का है, ये 8-8 नंबर का आ जाता है भाई। चैप्टर बहुत छोटा है, एक एक्सरसाइज है, इसमें ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा 7 नंबर का इस बार आएगा, 7 से 8 नंबर का, 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, इससे अच्छे खासा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें जो आएगा तुम्हारा थ्योरम 10.2, भाई साहब छप गया। ये भी क्वेश्चन हर बार डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपा तुम्हें मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, हाफ ईयरली में भी मिला होगा, सर हाफ ईयरली में तो आती नहीं, प्री बोर्ड एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगा। अब इस चैप्टर में इस थ्योरम में क्या रहता है, ये थ्योरम तुम्हें पेज नंबर 149 में दिया, प्रूविंग करने, कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये तुम्हारा आता है 3 नंबर का, ये 5 नंबर किसने लिख दिया भाई, ये 3 नंबर का तुम्हारा आता है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का तुम्हें प्रूव करने के लिए पेज नंबर 149 में तुम्हें मिल जाएगा कि दोनों जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट रहते हैं किसी भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सर्कल के इक्वल रहता है। इससे तुम्हारे पूरा चैप्टर इससे फ्रेम हो। तो ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी प्रूविंग याद कर लेना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करना, अब तुम्हें ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, बोले किसी दो पॉइंट को निकाल दो, तो कभी भी देखना, कभी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें हमेशा मिल जाएगा, एक सर्कल है इसको घेरे हुए इस तरीके से। तो तुम्हें ध्यान रखना कि इसी थ्योरम के हिसाब से कि जो किसी भी चीज की, जैसे कि मान के चलो ये वाला, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, ठीक है, ईबी की। तो ये जो ईबी की डिस्टेंस है, ये तो टेंजेंट है, तो ये वाला जो टेंजेंट इससे सटा हुआ रहेगा, इसकी भी डिस्टेंस 5 मीटर ही रहेगी, जान लेना। अगर मान लो तुम्हें इसकी डिस्टेंस पता चल गई एक्स है, ए की पता चल गई, तो बगल वाला जो इसका टेंजेंट रहेगा, इसकी भी एक्स ही होगी। तो इसी थ्योरम से सारे क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना। कभी भी दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है इक्वल होती है, जो थ्योरम बता रहा है, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो ये पूछा है, कुछ लेंथ वगैरह पूछा होगा, तो ये तुम्हारा सैंपल में छपाओ, कर देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। उसके अलावा तुम्हारा ये भी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ये आ जाता है, इसमें एक थ्योरम लगता है 9 क्लास 9 का थ्योरम, तो ये तुम रट के रख लेना, ये आ जाता है, बोर्ड लेवल तक आ जाता है, तुम कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा क्या, साइक्लिक क्वाड्रेटिक, वही मैंने तुम्हें बोला कि ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला ये सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये और ये सेम होगा, इसी तरीके से प्रूविंग करके निकाल दिया। तो बोलता है एबीसीडी से क्वाड्रेटिक, एबीसीडी ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कल सो डेट करने बोलता है, और कुछ शो करने बोलता है। तुम्हें ये लेटेस्ट सैंपल और छपो, कर लेना। तो ये शो तुम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एक बार करोगे तभी कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कर लेना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना इनफ रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उतना कर लेना, ट्रस्ट करके उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ। उसके अलावा तुम्हें बोलता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम आराम से करते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में हर बार छपता है, बोर्ड लेवल में छपता है। तो ये कर लेना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ध्यान रखना, एक के ऊपर एक सर्कल रहेगा, दोनों की रेडियस दी रहेगा, नीचे रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के तुम्हें बता देना कि दोनों की हाइट कितनी है। एम की पूछ लेता है, एबी की पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारे क्या कुछ एमसीक्यूज इससे बनते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल बोलता है, ये एमसीक्यू, डिग्री वाले एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, तो कुछ एमसीक्यू बनते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट सैंपल वगैरह कर लेना। मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तुम कर लेना सारे एमसीक्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने टिक मार दिया, ध्यान रखना, ठीक है। यही वाले आएंगे। उसके अलावा ध्यान रखना, 2 एग्जाम्पल 2 और 3, भाई साहब छप गया। ये तो भाई समझ लो गारंटी है, ये बोर्ड में आता है। पहले ये वाला तो टीपी और टीक्यू वाला भाई मैंने कई बार बोला था, ये हर बार आता है। इसमें भी थ्योरम लगता है क्लास 9 का, इसी में लगता है। तो क्लास 9 का इसमें एक थ्योरम लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो कर लेना, ट्रिक से बनता है, ठीक है। तो ये तुम कर लेना भाई, बोर्ड में आता है, हाफ ईयरली में आता है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको करके रखना भाई, यूट्यूब से सोल्यूशन देखना, कहीं से करना। ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम आएंगे गारंटी। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता भाई, ये वही आ जाएगा भैया जब कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं, गारंटी के साथ रियलिटी में बता रहा हूं, प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी। पहला क्वेश्चन ये वाला टेंजेंट वाला, दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने तुम्हें बोला है, वो तो तुम कर ही लोगे। उसके अलावा तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल वाला ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी से सैंपल पेपर छपा हुआ है, तो ये कर लेना। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी, तो ये भी कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा ये एक्स वाई वाला जो यही वाला क्वेश्चन, उसके अलावा प्रूव दैट पैरेललोग्राम सबक्राइमिंग का रंबस, ये वाला भी कर लेना। उसके अलावा ये वाला जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, जितने मैंने बताया सारे कर लेना, इससे बाहर सर्कल में नहीं आएगा। एक ही एक्सरसाइज है भाई, 10.2 10.1 में कुछ नहीं है, तो ये कर लेना, जो क्वेश्चन मैंने टिक मारे सारे कर लेना। इससे बाहर तुम क्लास के टॉपर बन जाओगे, मेरी मानो भाई, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इतना कर लोगे, किंग बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा एरिया रिलेटेड सर्कल। अब ये चैप्टर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इससे 4 नंबर का आता है, इससे एक एमसीक्यू और एक 3 नंबर का। अब इससे मार्क्स की कोई गारंटी नहीं रहती, कभी कभी इससे 5 नंबर का आता है, कभी कभी इससे 2 नंबर का आता है, कभी कभी इससे 3 नंबर का आता है, ठीक है। क्या आएगा भैया इसमें, डायरेक्ट बता देता हूँ। इससे तुम्हें बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क। ये सेक्टर सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर सेगमेंट ऐसे समझा, मान के चलो तुम्हारा बर्थडे का केक है जो तुम्हारी मम्मी ने लाया है। अब इसको अगर ऐसे करके, ये केक है पूरा, ये मान के चलो केक है, ठीक है। अब इसको मान के चलो अगर ऐसे कट किया तो इसको सेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही करके कट करके मम्मी खिलाती है तुम्हें बर्थडे में, तो इसको सेक्टर बोलते हैं। ये अगर ऐसे कट कर दिया इसको सेक्टर बोलेंगे। और ये जो इसका लेंथ है, इसके नीचे वाले जो लेंथ है, इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। जो ब्लू वाली है, जो कट कर का सेक्टर का जो लेंथ होता है, इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसको ऐसे अगर कट कर दिया, मान लो तुम्हारे पापा आए उधर से, इसको ऐसे काट दिया, तो ऐसे काटे तो सेगमेंट है। ये जो छोटा वाला तुम्हें खिलाया, ये माइनर सेगमेंट है, छोटा वाला माइनर है, और बड़ा वाला जो बच गया वो मेजर है, मेजर है ये, ठीक है। और ऊपर वाला माइनर है, माइनर है,
ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है, ये सेक्टर है, ये छोटा वाला सेक्टर माइनर सेक्टर होगा, बड़ा वाला सेक्टर जो बच गया वो मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के शेप में काटेंगे तो उसको सेक्टर बोलते हैं, और जब ऐसे सीधा काटेंगे उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बड़ा वाला मेजर सेगमेंट जो बिग पार्ट रहता है, और छोटा वाला स्मॉल पार्ट रहता है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन करने वाला अब चाहे हमें, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360। थीटा किसको बोल रहा है, थीटा ये वाले को बोल रहा है, ये थीटा है, कहाँ गया, ये वाला थीटा है तुम्हारा, तो ये थीटा है, ये वाला जो एंगल थीटा, ये एंगल तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तुम्हें पता ही होगा, ये रेडियस है तुम्हारा, तो ये तुम्हें दिया हुआ रहेगा। उसके अलावा एरिया ऑफ सेगमेंट तुम्हारा वही थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा थीटा बाय एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 2 पाई आर निकल गया। उसके बाद कुछ और फॉर्मूला भी इसमें लगते हैं, अलग सा फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल लगते हैं पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है कि कितना एरिया, अगर एक रस्सी यहाँ से स्टार्ट कर दी, रस्सी को पूरा अगर से बांधेंगे तो कितनी लेंथ होगी रस्सी की, मान के चलो 25 मीटर होगी, तो उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक। तो सर्कमफेरेंस, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, वो भी तुम कर लेना। तो ये कुछ फॉर्मूला नोट करके रखो, आगे काम आएंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तुमने समझ लिया, आगे बात करते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मान के चलो यहाँ फवारा मार रहा है, अब ये पानी फवारा मारे तो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे करके एक सेक्टर बना ले, इस टाइप के सेक्टर बना ले। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने इसमें बोल देगा। अब थीटा वगैरह दिया हुआ, इस टाइप का ऐसा फिगर दिया हुआ, तुम्हें सब कुछ दिया हुआ, ये सैंपल छपा हुआ, ध्यान रखना। अब एरिया ऑफ सेक्टर तुम निकाल सकते हो, सेगमेंट निकाल सकते हो, ये तुम नोट कर लेना। इसका आंसर मैंने दे दिया, जैसा मैंने तुम्हें समझाया, आराम से तुम कर लोगे, थोड़ा समझ के करना, हो जाएगा, ठीक है। इस लेवल का हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये कर लोगे तो इससे बाहर, इससे ऊपर क्या ही आएगा। ये तो ऐसे तो डायरेक्ट देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन सा था, किस्मत खराब रही तभी ये वाला आएगा, किस्मत अच्छी रही तो ये वाला आएगा। हॉर्स वाला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हॉर्स गोट काउ वाला, ये भी सैंपल छपा होता है, ये भी तुम कर लेना। 3 थीटा इसमें दिया हुआ है, तो अच्छे से रट लेना, इसका आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है। ये आ सकता है। उसके अलावा तुम्हारा क्या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वगैरह, तो ये वाला भी सैंपल मैंने दिया, कर लेना। उसके अलावा तुम्हें महारत हासिल कैसे होगी, तो भाई मैं इसमें भी क्लियर बोलूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, क्योंकि यही देते हैं ये टीचर। मैं पीवाईक्यू में भी यही तुम्हें मिलेंगे, हर जगह यही मिलेंगे, तो यही देते हैं टीचर। तो ये तुम कर लेना, मैं क्लियर बता रहा हूँ कहाँ से आएगा, सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ मिनट क्लॉक वाले क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। उसका चॉर्ड ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल वाला सब्टेंड एंगल वाला आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, इसमें मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर तुम सरफेस एरिया वॉल्यूम देखो, मैं गारंटी से बताऊंगा, हाँ, ये टेंट वाला क्वेश्चन आएगा, ये कैप्सूल वाला आएगा, गुलाब जामुन वाला आएगा। पर इसमें बताना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल, सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। तो गारंटी नहीं रहती। तो सारे ये क्वेश्चन जिससे मैंने दिए, ग्रेजिंग हॉर्स वाला जैसे कोई क्वेश्चन, सैंपल पेपर था, चॉर्ड वाला क्वेश्चन, उसके अलावा ब्रोच वाला क्वेश्चन, सारे कर लेना भाई। जितने इंपॉर्टेंट टिक मारे सारे कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है, टाइम रहे कर लेना। इससे आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और लास्ट में चैप्टर को करना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम, इससे तो महारत हासिल करा ही दूंगा, पहले मैं महारत हासिल करा दूंगा इसमें। चैप्टर नंबर 12 तुम्हारा ये 6 नंबर का आता है, इसमें एक 5 मार्कर एक एमसीक्यू से आता है। 5 मार्कर पे पहले फोकस कर लेते हैं भैया। 5 मार्कर इसमें जब भी क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला बेस्ड बनेगा। क्या बनेगा भैया, इसमें तुम्हें वॉल्यूम निकालने आएगा, पहली चीज ये है कि फाइंड करने, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने आएगा, और तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने आएगा। अब 2 चीजें होती है, ध्यान रखना। कभी भी किसी का कर्व सरफेस एरिया निकालने बोले तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व वाला पार्ट, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कभी अलग से नहीं निकाला जाता, कर्व सरफेस एरिया में ही बेस वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं, बेस वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, सॉरी पाई आर स्क्वायर ही बोलते हैं इसको। देखो कहां गया, बेस पाई आर स्क्वायर। तो बेस, अभी देखो मैं तुम्हें फिर समझा दे रहा हूं। अगर मान लो इसका बोला गया कर्व सरफेस एरिया, ये कटोरा है। अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ कर्व, तो कर्व सरफेस एरिया का सिर्फ तुम इतना पार्ट निकालोगे, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया। अब तुम्हें टोटल बोलेगा तो बस तुम उसमें कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना, टोटल निकल जाएगा। अब सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया बोलेगा, ध्यान समझना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कि ये कर्व सरफेस, सिर्फ इसका बॉडी निकालेगा, लेकिन जैसे टोटल बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला तुम्हें ऐड करना, और तब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये कौन ही है, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया ये वाला है। अब इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, स्पेयर से कम बनते हैं। मेन तुम्हारा क्वेश्चन किससे बनेगा, कौन से सिलेंडर से और तुम्हारा ये वाले से, क्या बोलता है, हेमिस्फीयर से, ठीक है। बाकी इससे क्यूबॉइड से, क्यूब से कम बनते हैं। मैं क्लियर होता, सारे का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, नोट कर लेना, हाथ से लिखे हुए फॉर्मूला सारे। इससे बेस्ट तरीका नहीं है, मतलब इससे बेस्ट फॉर्मूला नहीं है, मैंने हाथ से खुद से लिखे, एकदम क्लियर है, ठीक है। पहले जब मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा था उस समय मैंने लिखा था, उसी का स्क्रीनशॉट है ये वाला। तो बहुत पुराना फॉर्मूला, हर साल बच्चे इसको यूज करके टॉप करते हैं, इस बार तुम भी करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आएगा क्वेश्चन कैसे कैसे, मैंने जैसे तुम्हें बोला फाइंड करने आता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा, कैप्सूल, एक सिलेंडर रहेगा, 2 कैप्सूल लगा दीजिएगा, उसको गुलाब जामुन या कैप्सूल बोल देगा, ठीक है। ये वाला स्टेप तुम्हारा आएगा। जैसे कि मान के चलो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने बोलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का मतलब क्या है, कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला एरिया, ठीक है,
प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA यहाँ निकाला। अब यहाँ टोटल का चक्कर में ये मत कर देना कि ये वाला भी जोड़ना है, अंदर वाला तो तुम नहीं जोड़ सकते, ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज के लिए। ये सिर्फ बाहर बाहर वाला ही रखना है। यहाँ पाई आर स्क्वायर का जगह ये तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है तुम्हारा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला तुम्हारा टेंट वाला फिगर आता है, ये तुम्हारा सिलेंडर रहेगा और ऊपर से कोन रहेगा। ये आइसक्रीम वाला फिगर आता है कि तुम्हारा हेमिस्फीयर है, एक कोन, ठीक है। ये तीनों तुम्हारा सबसे ज्यादा आते हैं, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर आता है। फ्रस्टम तो हट ही गया, फ्रस्टम क्या था तुम्हारा, ग्लास था, इस तरीके का ग्लास था जिसको फ्रस्टम बोलते हैं, ये अब नहीं है कोर्स में, ठीक है। तो इतनी चीजें होगी तुम्हारी। अब इससे क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बताता हूं, क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा मैं डायरेक्ट बताता हूं, तुम पेपर में याद करोगे। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बताया, उससे भी लास्ट ईयर बता रहा, इससे क्वेश्चन क्या आएगा मैं क्लियर बता। पहला गुलाब जामुन वाला, एनसीईआरटी का गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, एकदम गारंटी कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा भाई, कर लेना, ठीक है। कुछ मत करना इस चैप्टर में, गुलाब जामुन कर लेना। उसके बाद ये मेडिसिन वाला क्वेश्चन, कैप्सूल वाला क्वेश्चन, ये भी भाई कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन एकदम कर लेना, यही आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल कर लेना, यही क्वेश्चन है भाई एकदम आने वाले, गारंटी कन्फर्म है, तुम कर लेना, तुम पेपर में याद करो भैया, सच बोल रहे थे, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा टेंट वाला एक क्वेश्चन याद रखना, ये 3 क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, तुम कुछ मत करना, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एकदम एक कर लेना, मान के मेरी बात मानो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे इससे कुछ क्वेश्चन और आते हैं, ध्यान रखना। ये एग्जांपल, ये वाला टॉय वाला कभी कभी आ जाता है, ये वाला जूस ग्लास वाला कभी कभी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ एकदम मैक्सिमम आधा किस्मत बहुत खराब रही तो तुम्हारा ये पेन स्टैंड वाला और ये वेसल वाला लेट शॉट वाला क्वेश्चन, ये साइड लेट शॉट वाले कितनी याद रहती है मेरे को, देखो लेट शॉट वाला ये, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे आएंगे, इससे बाहर जाएगा। अब कुछ सैंपल वगैरह क्वेश्चन तुम्हारे छपे हुए, ये वाला टॉय वाला, तो ये 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम कर लेना, इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया, इससे बाहर जाएगा। सैंपल वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो यही वाला क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें बोला सैंपल वगैरह छपाओ, सोचो ये सैंपल वगैरह छपाओ, ये तुम कर लेना, 3 क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब उसके इससे एमसीक्यू भी बनता है, एमसीक्यू जब भी इससे बनेगा फॉर्मुला बेस्ड बनेंगे, फॉर्मुला बेस्ड एमसीक्यू ये वाला और ये वाला, ये तीनों कर लेना, तीनों फॉर्मुला बेस्ड एमसीक्यू, यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। अगर तुम इतना कर लोगे बिल्कुल तुम टॉप कर गए भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाहर कहा, ये तुम्हारा सरफेस एरिया, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, तो इतना तुम कर लोगे, इस चैप्टर तो महारत हासिल हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर थोड़ा सा तुम्हारा शॉर्ट पड़ेगा, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर थोड़ा है। समझ रहे बात को, लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इजी है पर डिफिकल्टी आती है। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेन मीडियम नोट निकालने आता है, एमसीक्यूज इससे आते हैं, क्या चीज आती है सब मैच क्लियर करूंगा। इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा क्योंकि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा है, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे इसमें ट्रिक्स बता दूंगा कि तुम अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ पाओ। क्लियर वाली बात है, ध्यान से देखना। स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा आएगा 6 नंबर का आता है, इसमें एक एमसीक्यू आता है जो तुम्हें टर्न करेगा और एक 5 मार्कर आता है जो तुम्हारा इजी रहता है। अब 5 मार्कर में भैया क्या आएगा, 5 मार्कर तुम्हारा जो आएगा फाइंड मीन निकालने। ध्यान सुना, जो बताऊंगा एकदम राइट आएगा, इतनी चीजें कोई नहीं बता पाएगा। मीन निकालने आएगा, अगर बेसिक रहा तो मीन निकालने आएगा, और बेसिक स्टैंडर्ड रहा तो मीन निकालने आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, कि फ्रीक्वेंसी एफ है जो हमें नहीं पता, या फ्रीक्वेंसी एफ के साथ क्यू, दो का फ्रीक्वेंसी मिस कर देते कई बार। मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। क्लियर वाली बात है, मीन निकालना और मिसिंग। इसके अलावा तुम्हारा फाइंड मीडियन निकालने आएगा और मोड निकालने आएगा। अब मीन तुम्हें जब भी निकालना तो ट्राई करना, कभी कभी बोल देता है स्टेप डेविएशन से निकालो, ट्राई करना कि डायरेक्ट मेथड से निकालना। जब अगर तुम्हें नहीं बोला जाए तो ट्राई करना डायरेक्ट मेथड से ही निकालना, तो इजी पड़ेगा। फिर अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन सीखना तुम्हें तीनों है, तो तीनों से मीन निकालने आना चाहिए, मीडियन और मोड तीनों निकालना है, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यू के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट बनता है। वो 3 चीजों से आता है। पहले तुम्हारा क्या, ये एक फॉर्मूला इन्वॉल्व इसमें होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इससे एक एमसीक्यू बनेगा, एक एमसीक्यू से बनेगा कंफर्म है। उसके अलावा तुम्हें बोलेगा मॉडल क्लास निकाल दो। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास कहीं भी देखना, समझ जाना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हें बोलेंगे, वो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, हमें फ्रीक्वेंसी दी मार्क 25 हाईएस्ट है, तो उसका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट इधर साइड दिया हुआ रहता है कि 2,3 जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रहा है, तो वो तुम्हें बोलता है मॉडल क्लास, ठीक है। अब बोलता है मीडियन क्लास, ये टेंशन वाली चीज है, बच्चा इसमें सबसे ज्यादा फंसता है। ध्यान से देखना, ट्रिक बताता हूं, इसमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, ध्यान देना। फाइंड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, n/2। n/2 क्या होता है, n/2 हाईएस्ट CF, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर को n बोलते हैं। n/2 का नियरेस्ट ग्रेटर CF, जैसे n/2 तुम्हारा कोई नंबर निकला, उसका नियरेस्ट ग्रेटर जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, एकदम आएगा ये पेपर में, इसलिए मैं समझा रहा हूं। मैंने जब भी समझा रहा हूं रुक के समझना, पेपर में आने वाला वो चीज, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की ट्रिक क्या होती है, ध्यान देना। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा सैंपल पेपर इस बार छपाओ, ध्यान देना, ध्यान दे देना, बिल्कुल सैंपल पेपर तुम्हारा छपा हुआ है, ठीक है। एक तुम्हारा बिलो होता है, अब होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें तुम्हें क्लास दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई। अभी ये तुम्हारा क्लास है और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है। अब पूरा अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमने देखा था, मीडियन क्लास के लिए n/2 चाहिए होता है भाई साहब, उसका नियरेस्ट ग्रेटर CF रहता है। CF कैसे निकालना, फ्रीक्वेंसी से CF में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखी हुई, इसको CF में कन्वर्ट करना। सबसे 11 का 11 लिख दोगे, जो 11 है यही वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी हुई है, तो 11 का 11 लिख दोगे। फिर इसके बाद इस 11 को ऐसे 11 का 11 लिखा, फिर इसको इससे नीचे वाले से ऐड करोगे 11 को 12 से ऐड किया, कितना वो 23, ठीक है। फिर इसको इससे ऐड करोगे, फिर ऐड किया,
कितना हुआ, 23 को 13 से ऐड किया 36, फिर इसको इससे नीचे वाले से ऐड किया 36 को 9 से ऐड किया कितना हुआ 45, ठीक है, फिर इसको नीचे वाले से ऐड किया 11 को ऐड किया 45 को, टोटल कितना हुआ तुम्हारा 56, तो 56, तो ये तुम्हारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको इससे ऐड करेगा, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख दिया, तो सबको ऐड करके यहाँ लिखते गए, ठीक है, तो इसको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिल गई। अब बोल रहा है n/2, n क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो n ये हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट 56 है, तो 56/2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 28 हो गया। n/2 तुम्हारा कितना हो गया 28 हो गया, मैं निकाल के दिखा दो रहा हूं, n/2 तुम्हारा 28 हो गया, 56 का आधा तुम्हारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 28 का नियरेस्ट ग्रेटर सीएफ, जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि n/2 का नियरेस्ट ग्रेटर सीएफ का अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो नियरेस्ट ग्रेटर सीएफ 28 का नियरेस्ट ग्रेटर कौन सा 36, अब 36 का अपर लिमिट हो 10 और 15 है, ठीक है। अब इसका बोल रहा है अपर लिमिट मतलब क्या है कि तुम्हारा जो 10 या 15 कुछ बोल रहा हो, 15 बोल रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है 15 बोल रहा है, तो अब 15 को मिल गया, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, इस तरीके से तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। अब एक और होता है तुम्हारा अपर लिमिट, लोअर और बिलो वाला। अब बिलो 10, बिलो 20, तो अब इसमें अबव 10 लिखा जाए, कभी भी अबव 10 रहे तो अगले वाले को ले लेना, ऐसे लिखना, कभी अबव रहे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अबव अगर लिखा रहे, अबव रहे ABOV, अबव रहेगा या मोर देन रहेगा। देखो मोर देन, अबव या मोर देन है, बिलो या लेस देन, बिलो को लेस देन बोलते हैं और अबव को मोर देन, मैं पूरी चीजें बता दे रहा हूं। तो अबव रहे तो इसको ले लेना, जैसे 10 लिखा हो तो 10 की जगह 10 और 20 साथ में ले लेना, तब इसका फ्रीक्वेंसी तुम बनाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें बिलो लिखा हो, यहाँ तो बिलो लिखा हुआ है तो 0 से लेना है, उसके और नीचे आना है, जैसे 10 बढ़ रहा है तो 10 घटा देना, तो यहाँ तुम्हें लिखना है 0 10, कि बिलो लिखा हुआ है तो 10 घटा देना है, फिर तुम्हारा क्या लिखना है 10 से 20, फिर 20 से 30, तो इस तरीके से लिखना, ये सारे मैंने लिख दिए। अब जब ऐसे अब बिलो रहेगा तुम समझ लेना कि ये डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिसकंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। इसकी ट्रिक क्या होती है, तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की ट्रिक, जैसे मैंने तुम्हें बोला, अब इसमें एक ट्रिक लगती है। अब ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, अब इसको फिर से फ्रीक्वेंसी में लाना, जैसे फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेटिव में लाया, अब कम्युनिकेटिव को फिर फ्रीक्वेंसी में लाना, तो क्या करना, इसको इससे घटा देना। अब इसको इससे घटाओगे तो कितना होगा, देखो सबसे पहले 11 का 11 लिख दिया सीधा, अब इसको इससे घटाया कितना हुआ, इसको इससे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12 बचेगा, फिर इसको इससे घटाओगे तो कितना बचेगा, 36 को 23 से घटाओगे कितना बचेगा तुम्हारा 13 बचेगा, शायद 13 ही होगा, फिर इसको इससे घटाओगे 9 बचेगा, और इसको इससे घटाओगे 11 बचेगा, फिर वही वाली चीज तुम्हें आ गई। तो इसको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को फिर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसके बाद तुम्हारा इसका मीडियन क्लास निकल लेगा। समझ बात को, इसका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके मीडियन क्लास में निकला, तो इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 30 से 40 तुम्हारा निकल जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, अभी तुम्हें ए और बी की वैल्यू दे देगा, इस फॉर्मूला में पुट करके आराम से निकल जाएगा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। अब बोल रहा है कि मीडियन, अब ये क्वेश्चन इन जनरल आता है, ये तुम्हें रटना पड़ेगा कभी भी मेरी बात को समझना। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 25 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 2 द मीडियन। कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ेगा 2 से बढ़ेगा तो मीडियम भी उसका 2 से बढ़ेगा। मीडियन कभी कुछ ऑब्जर्वेशन, मान के चलो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए ऑब्जर्वेशन लिखे हुए, अब इसको 2 से बढ़ा दिया। ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कि तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको सबको 2 से बढ़ा दिया, तो इसका मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना कि ये बढ़ेगा तो 2 से मीडियन इसका बढ़ेगा, तो ये तुम्हें याद रखना, ठीक है, ठीक है। इतनी चीजें हैं। अब उसके बाद इससे 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो पहला मैंने तुम्हें बोला ये सैंपल पेपर छपा हो, ये तुम्हारा मोड निकालने के लिए आएगा, पहला वाला क्वेश्चन, तो ये तुम्हारा मोड निकालने के लिए आएगा, जैसे सैंपल पेपर छपा और वैल्यू ऑफ एक्स खोजना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, देख लेना सीबीएसई का सैंपल पेपर। उसके बाद तुम्हारा मीन निकालने आएगा, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, तो ये तो कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिंग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कर लोगे। उसके अलावा तुम्हारा ये वाला दिया हुआ है लेस देन वाला, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, तो ये वाला तुम्हें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में करने के बाद इसमें निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग डाटा कंडक्ट फाइंड द मीडियन, अब मीडियन निकालना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसमें बोल रहा है कि मॉडल होल्डिंग, मॉडल का मतलब मोड निकालने बोला, तो यहाँ मॉडल का मतलब मोड बोलता है, मैं बता रहा हूँ, तो ये मोड निकालना है, तो मेन मीडियन मोड तीनों निकालना है। तो ये 4 क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी टाइप के आएंगे या तो सेम आएंगे, ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, कर लेना। इसके बाद अगर तुम्हें टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल कर लेना, नहीं बचेगा मत करना, ये 4 ही कर लेना, एनसीईआरटी का एग्जांपल बाकी, ठीक है। तो इसमें तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। अब हम लोग आगे आते हैं तुम्हारे प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैं बता दूंगा। 6 नंबर इससे आता है बहुत आराम से, एक केस स्टडी बेस और 2 एमसीक्यू इससे बनेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बिल्कुल, कुछ कंडीशंस है जो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूं, उसी कंडीशन से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल ध्यान समझ लेना, बिल्कुल तुम्हें महारत हासिल हो गई, ध्यान सुनना है, बिल्कुल ध्यान लगा के। कंडीशन क्या क्या बनेगा, पहला कंडीशन तुम्हारा बन सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए होगा। पहला बैग कंटेन बॉल, कोई बैग है जिसमें रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और ब्लू बॉल है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा डाइस वाला क्वेश्चन, कार्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा 52 प्लेइंग कार्ड। अब 52 प्लेइंग कार्ड में तुम्हारा क्या होता है, किंग क्वीन और जैक, ये 4 होता है, तुम्हें पता होगा, 4 किंग 4 क्वीन 4, इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं। किंग क्वीन जैक को मिला के टोटल 4 4 8 4 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं, एस 4 होता है, इसको इक्का बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, टोटल 52 कार्ड होता है। 52 कार्ड में तुम्हारा 26 रेड रहते हैं
और 26 ब्लैक रहता है, ये चीज तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। उसमें 26 में 13 हार्ट रहता है, ये 13 ये टोटल हो गया 13 13 26 हो गया, ये 13 ये और 13 क्लब 13 स्प्लिट, तो ये टोटल मिलाकर तुम्हारा 52 कार्ड होता है, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हारे टोटल 52 कार्ड रहे। अब इसमें तुम्हें बोला जाता है कि एक एस गायब कर दिया, एस गायब करने टोटल कितने कार्ड होगा, तो मैंने तुम्हें टोटल पूरा लेखा जोखा बता दिया कितने कार्ड रहते हैं, ठीक है। अब डाइस थ्रोन बोलता है, अब डाइस एक थ्रोन होगा या दो थ्रोन होगा, तो जब डाइस थ्रोन होगा तो उसका सैंपल स्पेस तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो ये सैंपल, उसके अलावा कॉइन टॉस 1 2 या 3 कॉइन टॉस होती है, तब उसका सैंपल स्पेस निकालना कि हेड 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 आया तो वो तुम्हारा रहेगा, ठीक है। तो इतनी कंडीशन तुम्हारी बनती है, सारी कंडीशन मैंने बता दिया। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, कितने नंबर ई के फेवरेबल है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने। जैसे मैंने तुम्हें कॉइन उछाला तो या तो हेड या टेल आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, दो है। फेवरेबल क्या है, फेवरेबल एक ही है कि हेड हमें चाहिए था, हेड एक ही है, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी, इसी पर पूरे चैप्टर चलेगा। और उसके अलावा पी नॉट ई वाला एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, मतलब कि पी नॉट ई इसको बोलते हैं, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, मतलब कि अगर तुम किसी इवेंट को, मतलब मान किसी इवेंट की तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि इसको हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी 1/12/13 किसी की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब बोलेगा इसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस तुम क्या करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दोगे तो पी नॉट ई बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखना, ये तुम्हें इस ध्यान रखना, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा। अब इससे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस बार बनेंगे, इस बार सैंपल में दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इन्होंने एक गलती कर दी सीबीएसई वालों ने कि इसमें टोटल देयर आर टोटल नंबर 100 नंबर ऑफ पीपल हु डोनेट ब्लड, तो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पीपल डाला ही नहीं था, तो चांसेस कम है कि ये आएंगे, हो सकता है स्कूल वाले करेक्ट करके दे रहे मेरी तरह। तो ये सैंपल पेपर में दिया हुआ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तुम कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से बन जाता है, लास्ट ईयर भी बना था। तो ये कर लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, मैंने तुम्हें आंसर दे दिया, तो ये तुम कर लेना, रट लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या ये वाला पर्टिकुलर डे विधि उदित। अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम देख लो, सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन है, सारे तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सैंपल वाला छपा हो तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉइन टॉस हुआ, जैसे मैंने तुम्हें बता रहा 3 कॉइन टॉस हुए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट लाइकली का हिबिट, अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, ये सैंपल पेपर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन सी इवेंट की है जो प्रोबेबिलिटी होने की, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा तब रहेगी जब पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा जीरो रहेंगे। अब तुम इतना याद रख लो क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाएगे इसमें, समझ रहे बात को। बच्चा बोलेगा नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बच्चा ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होता नहीं, जितना पॉइंट कम होगा उतनी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, जितना प्रोबेबिलिटी छोटा होगा उतना ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है वो कर लेना, एक कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, लेटर चूजन वाला, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स वर्ड वाला ये कर लेना, ये तुम्हारा सैंपल और छपा हुआ है, तो ये तुम कर लेना अच्छे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें एनसीईआरटी से करने पड़ेंगे, ध्यान रख लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है। एक बैग वाला क्वेश्चन जो हर बार आता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 14.1 से कर लेना, भाई इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता, ठीक है। फिर एक तुम्हारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाला क्वेश्चन, ये तुम कर लेना, बर्थडे वाला। फिर बैग कंटेंट रेड बॉल वाला, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है भाई, कर लेना, एक्स फाइंड करने के लिए भी आता है कई बार। फिर ये वाला बैग वाला, बैग बॉल मार्बल, ये कर लेना। उसके अलावा किंग क्वीन जैक वाला भी क्वेश्चन हमेशा आता है, 52 कार्ड में एक कार्ड निकाल दिया तो उस टाइप के क्वेश्चन एक आते हैं। फिर ये वाला कार्ड वाला क्वेश्चन, ये डाई वाला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन जो एकदम तुम्हारे कोर लेवल के क्वेश्चन, ये कर लोगे तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तो भाई इसको कर लेना, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सब आएंगे, ठीक है। तो ये कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है इससे बाहर नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो से बाहर नहीं आ सकता। यहां तक तुम आ गए हो, कांग्रेचुलेशन, सारे इजी और हार्ड क्लियर करना, मैंने फिर बोला ये पहले इजी चैप्टर करना, टिक मारते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इजी चैप्टर किया टिक मारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना तुम यहां तक तुम आ गए हो, कांग्रेचुलेशन, सारे चैप्टर तुम इस तरीके से कर लो, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, कांग्रेचुलेशन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तुम आ गए हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैथ्स में तुम्हें 80 में 80 लाने से ना कोई रोक नहीं सकता। अगर तुमने ये वीडियो कर ली, तुम्हारे मैथ्स के प्री बोर्ड में तुम्हें 80 में 80 लाने से ना कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।